तीनों गु बहनों द्वारा बारी बारी से धोखा खाने के बाद मैंने अपने वीचैट मोमेंट्स पर शादी का प्रमाण पत्र पोस्ट किया। शादी हो गई, अब से लाइसेंस के साथ काम करूंगा। पोस्ट किए हुए अभी 2.5 मिनट भी नहीं हुए थे कि तीनों गु बहनें गुस्से में मेरे पास आई। हमने कहा था कि शादी कभी भी हो सकती है, लेकिन हाओचेंग की जिंदगी सिर्फ एक है। तुम्हारा दिल इतना काला कैसे हो सकता है? मैं बस चुपचाप मुस्कुराया, क्योंकि वे मरते दम तक ये नहीं जान पाएंगी कि उस समय उन्हें बचाने वाला मैं था। बस आया का बेटा मेरी जान बचाने का श्रेय ले गया। जो तीनों मंगेतरे मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, वे सब उसी से प्यार करने लगी। शादी के दिन उन्होंने बारी बारी से मुझे प्रताड़ित किया, मुझे अकेला छोड़ दिया। 3 दिन बाद मैं चोटों से भरा हुआ गु परिवार पहुंचा। दादी गु, मैंने अपना विवाह साथी तय कर लिया है। मैं गु यानशी को चुनता हूं। बूढ़ी मैडम गु बहुत हैरान हुई। सिनयान, क्या तुमने गलत बोल दिया? यानशी तो उन तीनों बहनों की चाची है। मेरे मन में भी कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने एक बनावटी मुस्कान खींची और हिम्मत जुटाकर समझाया, दादी गु और फू परिवारों का विवाह संबंध जरूरी नहीं कि उन तीनों में से ही किसी से हो, है ना? वे तीनों मुझे पसंद नहीं करती और मैं अब किसी पर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। दादी गु, इसे मेरी विनती समझिए। आप चाची से पूछिए कि क्या वे इस विवाह के लिए राजी होंगी। ये कहते हुए मेरी आंखों में पूरी तरह विनती थी। बूढ़ी मैडम गु ने मेरे भाव देखे और गहरी सांस ली। यानशी अभी विदेश में काम के सिलसिले में है, फोन करके पूछना होगा। अच्छे बच्चे, घबराओ मत। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। फोन की घंटी बजते ही मेरा दिल मुंह को आ गया। कॉल कनेक्ट होने के बाद गु यानशी की दूरी भरी संयमित आवाज आई। बूढ़ी मैडम गु ने संक्षेप में बात बताई और दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इंतजार के उन कुछ सेकंडों में मेरा मन बहुत बेचैन था, दिमाग बिल्कुल खाली। मुझे लगभग सुना ही नहीं दे रहा था कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। काफी देर बाद बूढ़ी मैडम गु ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ये शादी यानशी ने मंजूर कर ली है, तो फिर हम दोनों परिवार जल्द से जल्द शादी की तारीख तय करके जल्दी शादी कर लें। मेरा दिल जोर से धड़का, फिर मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई और मैंने जोर से सिर हिलाया। मैं गु परिवार की तीनों बहनों के साथ बड़ा हुआ था। बचपन से ही माता पिता ने मुझे बताया था कि आगे चलकर मेरी शादी उन तीनों में से किसी एक से होगी। 5 साल पहले उस पूरे देश को हिला देने वाले भूकंप में मैंने उनकी जान बचाई थी। खुद बुरी तरह जख्मी हुआ था, लगभग आधी जान गंवा दी थी, लेकिन वे मेरे प्रति ठंडी ही रहीं, क्योंकि उन्हें गु परिवार की आया का बेटा बाई हाओचेन पसंद था। इसीलिए वे मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। हास्यास्पद बात यह थी कि वे बाई हाओचेन को पसंद करने की वजह बताती थी कि उसने भूकंप में उनकी जान बचाई थी, जबकि असल में उन्हें बचाने वाला मैं था। जब मैं पूरी तरह निराश था, तभी बड़ी बहन गु क्विंग्यू का संदेश आया, विवाह संबंध से बचा नहीं जा सकता। मैं जिम्मेदारी लेकर तुमसे शादी कर सकती हूं। कल सिविल अफेयर्स ब्यूरो मिलते हैं। मैं खुशी से भरकर अपना पहचान पत्र लेकर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के बाहर खड़ा रहा। बारिश में भीगता हुआ पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन वो आई ही नहीं। मुझे तेज बुखार हो गया। एक दिन रात बेहोश पड़ा रहा। अगले दिन दूसरी बहन गु यूरो का फोन आया। फुसिनियान, सुना है तुम कल पूरे दिन बड़ी बहन का इंतजार करते रहे। इतनी बुरी तरह शादी करना चाहते हो? ठीक है, अगर तुम्हें बगीचे में मेरी छिपाई हुई अंगूठी मिल जाए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मैंने फिर विश्वास कर लिया। पूरे दिन ढूंढता रहा, नाखून तक टूट गए। तब पता चला कि वो मुझसे मजाक कर रही थी। अब आखिरकार मुझे उनके सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं रही। घर लौटते ही बाहर से कदमों की आहट आई। गु क्विंग्यू का चेहरा काला पड़ा हुआ था। वो अंदर घुसी। फुसिनियान, मैं कई बार कह चुकी हूं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, फिर भी तुम जबरदस्ती शादी की बात करने हमारे घर आते हो। क्या तुम्हें इतना डर है कि तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिलेगी?
गुयूरो उसके पीछे पीछे आई। उसकी ठंडी आंखों में पूरी तरह बेजारी थी। उसका स्वर कठोर और निर्दयी था। मैं भी तुम्हें कई बार बता चुकी हूं कि मैं बाई हाओचेन से प्यार करती हूं। कौन सा बड़े घर का बेटा तुम्हारी तरह बेशर्म होता है? गु यानरान ने भौहें चढ़ाई। उसके अक्खड़ चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। हम तीनों में से तुमने आखिर किसे चुना? मैंने सामने खड़े 3 चेहरों को देखा, जो एक जैसे होते हुए भी अलग अलग स्वभाव के थे। तुम तीनों में से मैंने किसी को नहीं चुना। गु यानरान ने भौहें सिकोड़ी। मतलब? गु परिवार की हमउम्र बहनों में शादी लायक सिर्फ हम 3 हैं। हमें नहीं चुनोगे तो किसे चुनोगे? गु यूरो का स्वर कठोर था। तुम बचपन से हमारे पीछे पड़े हो, हमेशा गंदी नजरों से देखते हो, और अब कहते हो किसी को नहीं चुना। फिर क्या चाल चल रहे हो? फू सिनियान, चाहे जो भी खेल खेलो, हम तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगी। गु क्विंग्यू ने अपनी भौहों के बीच मालिश की। चेहरे पर गहरी झुंझलाहट थी। मैंने गहरी सांस ली। किसने कहा कि विवाह साथी सिर्फ हमउम्र में ही चुना जा सकता है? मैंने चुना है। बात पूरी होने से पहले ही एक अंगरक्षक घबराया हुआ अंदर भागा। तीनों मिस, बुरी खबर है। बाई हाओचेन को पता चला कि आप लोग शादी करने वाली हैं, तो वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते ही तीनों के चेहरे बदल गए। वे तेजी से बाहर की ओर बढ़ी। गु क्विंग्यू को अचानक कुछ याद आया। वो मुड़ी और अपनी तेज आंखों में पूरी घृणा के साथ बोली, फू सिनियान, देखो तुमने क्या कर दिया। अगर तुमने मुझे चुना तो शादी के दिन मैं भाग जाऊंगी। तुम्हें पूरे शहर का मजाक बना दूंगी। हमें सिर्फ बाई हाओचेन पसंद है, चाहे तुम जबरदस्ती शादी करो। हम कभी तुम्हें अपनाएंगे नहीं। ये कहकर तीनों एक के बाद एक दरवाजे से बाहर निकल गई। उन्हें जाते देख मुझे बहुत हास्यास्पद लगा। शादी का साथी तय हो चुका था। अब से मेरी सिर्फ एक ही पहचान होगी, उनकी बड़ी यानी चाचा सुर के रूप में। अगले दिन मैंने फोन खोला तो देखा कि कल रात आत्महत्या की धमकी देने वाले बाई हाओचेन ने आज अचानक वीचैट मोमेंट्स पर पोस्ट डाला। 3 बड़े शहर की अमीर लड़कियों द्वारा लाड़ प्यार पाने का अनुभव कैसा होता है। उसने 3 तस्वीरें लगाई थी। पहली में रूखी और बेपरवाह गु क्विंग्यू उसे गोद में लिए उसे दलिया खिला रही थी। दूसरी में ठंडी और संयमित गु यूरो उसके बिस्तर के पास बैठी उसकी उंगलियां थामे थी। आखिरी में अक्खड़ गु यानरान उसके सामने घुटनों के बल बैठी प्यार से उसकी दवा लगा रही थी। जब मैं बेजार होकर फोन बंद करने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर गु परिवार का प्रबंधक खड़ा था। फू युवा मालिक, बूढ़ी मैडम ने शुभ तारीख निकलवा ली है। अगले महीने की 5 तारीख तय हुई है। वो शादी के लिए बहुत शुभ दिन है। शादी की सारी तैयारियां गु परिवार करेगा। आपको सिर्फ आखिरी फैसले लेने हैं। ये मिस की भेजी हुई शादी के घर की चाबी है। आप अपनी पसंद के हिसाब से सजावट कर सकते हैं। ये कहकर प्रबंधक ने एक संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध और चाबियों का गुच्छा सम्मानपूर्वक मेरे सामने रखा। हाँ, एक और बात, परिवार की मुखिया अभी विदेश में काम के सिलसिले में है। कुछ मामले निपटाने हैं, लेकिन वे शादी से पहले जरूर लौट आएंगी। फू युवा मालिक निश्चिंत रहें। प्रबंधक ने सारी बातें एक एक करके बताई और चला गया। मैंने शादी के घर की चाबी कसकर पकड़ी। ठंडी चाबी धीरे धीरे शरीर की गर्मी से गर्म होने लगी और मेरा दिल कुछ शांत हुआ। फिर मैंने शादी के घर की सजावट के लिए ढेर सारा सामान खरीदा और नौकरों के साथ मिलकर सजावट की। लाल शुभ अक्षर शी, खुशी चिपकाए गए। घर लगभग तैयार दिखने लगा, लेकिन मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। गु यानशी मेरी हमउम्र नहीं है। बचपन से ही मेरे मन में उसके लिए सिर्फ सम्मान और डर था, और अब मुझे ऐसी महिला से शादी करनी थी। घर लौटने पर नौकर ने एक नीलामी निमंत्रण पत्र और एक कैटलॉग भेजा। मैं बेमन से पन्ने पलटता रहा, जब तक आखिरी पन्ने पर एक महिला घड़ी ने मेरा ध्यान नहीं खींचा। इस घड़ी का नाम था चोंगक्विंग, गहरा प्रेम, जिसका अर्थ था प्रेम जो मृत्यु तक अटूट रहे। ये पिछली सदी की राजकुमारी एना ने अपने प्रेमी के लिए बनवाई थी। दुनिया में सिर्फ एक ही है। पहली नजर में ही मुझे लगा
कि ये घड़ी गु यान्शी के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाती है। शादी के दिन मुझे उसके लिए एक उपहार तैयार करना चाहिए। अगले दिन मैं नीलामी में गया। मैं इस घड़ी को हर कीमत पर पाना चाहता था। नीलामी स्थल में घुसते ही मैं अपनी सीट की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं बैठने वाला था, मेरे पीछे रखी कुर्सी अचानक किसी ने खींच ली। धमक की आवाज के साथ मैं जमीन पर गिर पड़ा। रीढ़ की हड्डी में दर्द की लहर दौड़ी। चेहरा सफेद पड़ गया। शांत नीलामी स्थल में अचानक ठहाके गूंज उठे। मैंने नजर उठाई तो गु परिवार की तीनों बहनें मेरे सामने खड़ी थी। गु क्विंगियो की निगाहें गहरी थी। उसकी तेज आंखें सिकुड़ी हुई थी। कहा था न कि जिंदगी भर हमारे पास नहीं आओगे। इतनी जल्दी खुद को रोक नहीं पाए। गु यूरो के ठंडे चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। मुझे लगा था तुम सच में हार मान चुके हो। और अचानक पता चला कि गु परिवार आधे महीने बाद शादी करने वाला है। हम तीनों में से तुमने आखिर किसे चुना? गु यानरान का चेहरा गंभीर था। चाहे जिसे चुना हो, मैं तुम्हें बता दूं कि आज ये सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी है। अगर तुमने सच में हम में से किसी से शादी की, तो शादी के बाद तुम्हारी हालत और खराब होगी, आज से भी बदतर। तीनों के ये शब्द सुनकर पूरा स्थल फुसफुसाने लगा। कितना बुरा हाल है। एक बड़े घराने का बेटा इतनी बेइज्जती झेल रहा है। इतने सालों से गु परिवार की तीनों बेटियों में से कोई उसे पसंद नहीं करती। मैं होता तो कब का छोड़ देता। सही कहा, शादी से पहले ही इतनी बुरी हालत है, शादी के बाद तो भगवान ही जाने कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेंगी। वे मजे लेते हुए इशारा कर रहे थे, हालांकि उनमें थोड़ी सहानुभूति भी थी। मैंने गहरी सांस ली, कुर्सी उठाकर बैठ गया। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी शादी आधे महीने बाद है, लेकिन दुल्हन तुम में से कोई नहीं है। गु क्विंगियो ने भौहें चढ़ाई। तुम गु परिवार से विवाह संबंध नहीं कर रहे? मैंने शांति से सिर हिलाया। गु यूरो ने तिरस्कार से कहा, कभी कहते हो नहीं, कभी कहते हो हाँ। गु परिवार में हम तीनों के अलावा और कौन है जिससे तुम शादी कर सकते हो? फिर क्या चाल चल रहे हो? क्या सोचते हो इस तरह हम वापस आ जाएंगी? हम तुम्हें पसंद नहीं करती। हमारे दिल में सिर्फ बाई हाउचेन है। चाहे जो भी खेल खेलो, ये उम्मीद जल्दी छोड़ दो। मैं अभी कुछ कहने ही वाला था कि नीलामी शुरू हो गई। ये चैरिटी नीलामी अब शुरू होती है। सबसे पहले मैं पहली वस्तु का परिचय देता हूं। बाई हाउचेन ने तीनों बहनों का हाथ पकड़कर कहा, तीनों मिस, आखिर फू युवा मालिक का गु परिवार से विवाह संबंध है। वो आगे चलकर आपका पति होगा। आप उसके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। तीनों बहनों ने एक साथ अपनी वफादारी जताई और बाई हाउचेन के लिए कई चीजें खरीदी जो उसे पसंद आई। मैंने पूरे समय ध्यान नहीं दिया, बस चुपचाप आखिरी वस्तु के मंच पर आने का इंतजार करता रहा। आखिरकार वो घड़ी मंच पर लाई गई। नीलामीकर्ता ने शुरुआती बोली बुलाई और मैंने बिना हिचक अपना नंबर उठाया। बार बार बोली बढ़ाते हुए गु परिवार की तीनों बहनों की नजरें मुझ पर आ गई। ये चोंगक्विंग नाम की घड़ी, अगर कुछ गलत न हुआ तो मैं उन्हीं के लिए खरीद रहा था। कितना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा कि वे मुझे पसंद नहीं करती, फिर भी मैं उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूं। आखिरकार मैंने वो घड़ी जीत ली। उस वजनदार और बेहतरीन घड़ी को हाथ में लेकर मैं कल्पना करने लगा कि गु यान्शी इसे पहनकर कैसी लगेगी। नीलामी समाप्त होने वाली थी और मुझे जो चाहिए था वो मिल चुका था। जैसे ही मैं जाने लगा, अचानक बाई हाउचेन का चेहरा पीला पड़ गया। बड़ी मिस, दूसरी मिस, तीसरी मिस। अचानक मेरे पेट में दर्द हो रहा है। शायद गैस्ट्राइटिस बढ़ गया है। क्या आप मेरे लिए पेट की दवा ला सकती हैं? ये सुनते ही तीनों के चेहरे गंभीर और चिंतित हो गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और तुरंत काम बांट लिया। एक उसका हाल देखने लगी, एक नजदीकी दवा की दुकान की ओर दौड़ी और एक निजी डॉक्टर को फोन करने लगी। तीनों के जाते ही कम जोर दिख रहा बाई हाउचेन तुरंत बदल गया। वो तेजी से आगे बढ़कर मेरे सामने आया। फू युवा मालिक, ये घड़ी बहुत खूबसूरत है, क्या मैं देख सकता हूं? आखिर ये तीनों मिस को ही देनी है।
मैं देख लूं कि किस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। मैंने ठंडी नजरों से उसे देखा और साफ इनकार कर दिया, ये उनके लिए नहीं है। बाई हाउचेन का चेहरा एक पल के लिए जम गया। फिर उसने मजाक उड़ाया, फू युवा मालिक, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये दूर भागने का नाटक करके पास बुलाने वाली चाल कितनी घटिया है? हाँ, तुमने इतना कुछ किया है, फिर भी वे तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम्हारे पास बेचैन होने के अलावा कुछ नहीं बचा। ये कहकर जब मैं बेखबर था, बाई हाउचेन ने मेरे हाथ से घड़ी छीन ली और जोर से जमीन पर पटक दी। पल भर में करोड़ों में खरीदी गई घड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैं अविश्वास से वो दृश्य देखता रहा। गुस्सा सिर चढ़कर बोला। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाके की आवाज गूंज उठी। बाई हाउचेन ने अपना सूजा हुआ गाल पकड़ा और स्तब्ध रह गया। लेकिन मुझे लगा ये काफी नहीं है। जैसे ही मैं दूसरा थप्पड़ मारने वाला था, किसी ने मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। तीनों बहनें न जाने कब लौट आई थी और मुझे ठंडी नजरों से घूर रही थी। रुको। अपना सहारा आया देख बाई हाउचेन तुरंत पीड़ित बन गया। बड़ी मिस, दूसरी मिस, तीसरी मिस, फू युवा मालिक को मुझे मारने दीजिए। सब मेरी गलती है। मैंने उसकी आपके लिए खरीदी घड़ी तोड़ दी। उसका गुस्सा होना जायज है। गु यूरो का दिल तुरंत पिघल गया। उसने अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, बाई हाउचेन, रो मत। आखिर वो घड़ी हमारे लिए ही थी। टूट गई तो टूट गई। गु यानरान का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने घृणा से मुझे देखा। एक घड़ी की वजह से तुमने बाई हाउचेन पर हाथ उठाया? फू सिनियान, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। जब तुमने हमें देने के लिए खरीदी थी, तब सोचा नहीं कि हम उसे लेना ही नहीं चाहते? गु क्विंग्यू का चेहरा और भी सख्त था। उसने सीधे अंगरक्षकों को बुलाया। आओ, इसे उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दो। ये बाई हाउचेन को मारने की सजा है। अंगरक्षकों ने आदेश मिलते ही बिना कुछ समझे मुझे सीधे पूल में फेंक दिया। धम की जबरदस्त आवाज के साथ मैं पूरी तरह पानी में डूब गया, बुरी तरह भीग गया। सबसे बुरी बात यह थी कि मुझे तैरना ही नहीं आता था। बचाओ, मैं घबराकर हाथ पैर मारने लगा, लेकिन इससे और पानी मुंह में घुस गया, फेफड़ों में भर गया। मेरी ताकत धीरे धीरे कम होती गई। हाथ पैर चलाने की गति धीमी पड़ गई। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। बेहोश होने से ठीक पहले मैंने किनारे से आवाजें सुनी। फू युवा मालिक को शायद तैरना नहीं आता, कहीं कुछ हो न जाए। नहीं होगा, वो हमेशा नाटक करता है। अभी तैरना न आने का नाटक कर रहा है ताकि हम उस पर ध्यान दें। बाई हाउचेन, तुम बहुत नेक दिल हो। उसने तुम्हें इतना मारा और तुम उसी के लिए बोल रहे हो। ये उसकी सजा है। हां, मर जाए तो अच्छा। इस तरह हमसे शादी करने वाला कोई नहीं होगा। यह सुनकर मेरा दिल निराशा से भर गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शरीर नीचे डूबता गया, पानी में पूरी तरह खो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, नाक में दवा की तेज गंध भर रही थी। मैंने मुश्किल से उठने की कोशिश की। मेरे पुराने डॉक्टर ने दर्द भरी नजरों से कहा, फू युवा मालिक, आप अपने शरीर का इतना ख्याल नहीं रख सकते। पिछली बार भूकंप में गु परिवार की तीनों मिस को बचाने में आपकी 2 पसलियां टूट गई थी। शरीर पहले जैसा नहीं रहा और अब आप इतनी देर पानी में पड़े रहे। मैं पूरे 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। शरीर ठीक होने के बाद ही छुट्टी मिली। अस्पताल से निकलने के बाद मैं सबसे पहले घर नहीं गया, बल्कि फूल खरीदकर शादी के घर गया, आखिरी सजावट पूरी करने। लेकिन शादी के घर का दरवाजा खोलते ही मैं ठिठक गया। मेरी प्यार से की गई सारी सजावट बर्बाद हो चुकी थी। लाल शी अक्षर और स्टिकर फाड़ दिए गए थे। उनकी जगह गुलाबी और सफेद सजावट और गुब्बारे थे, जिन पर लिखा था बाई हाउचेन के 23वें जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्यारा और खुशनुमा। मेरी लगाई शुभ वस्तुएं क्रीम और रंग बिरंगी पट्टियों से ढकी हुई थी। संगीत जोर से बज रहा था। सभी लोग जन्मदिन की खुशियों में डूबे थे। शोर मचाती भीड़ घर में इधर उधर भाग रही थी। ये देखकर मुझे लगा जैसे मेरा दिल रुक गया हो।
मैंने किसी तरह खुद को संभाला, आगे बढ़कर स्पीकर का प्लग निकाल दिया। संगीत अचानक बंद हो गया। गु परिवार की तीनों बहनों के चेहरों पर नाराजगी थी। वे मेरी ओर मुड़ी। तुमने मेरे शादी के घर में पार्टी क्यों रखी है? मैंने गुस्सा दबाते हुए पूछा। गु क्विंग्यू ने भौहें चढ़ाई। ये गु परिवार का घर है। हमने यहां बाई हाउचेन का जन्मदिन मनाया। कोई समस्या? गु यूरो की आंखों में ठंडापन था। फूसिनियान, ये शादी का घर आखिर काम नहीं आएगा। चाहे तुम किसी से भी शादी करो, हम घर नहीं लौटेंगे। बेहतर है अभी इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। गु यानरान ने मजाक उड़ाया। यहां बाई हाउचेन की जन्मदिन पार्टी होना इस घर का सौभाग्य है। तुम इसमें क्या बुरा मान रहे हो? बाई हाउचेन उपहारों का ढेर लेकर मेरे सामने आया। फू युवा मालिक, देखो, ये क्विंग्यू का दिया कस्टम सूट है। दुनिया में सिर्फ एक है। अच्छा लग रहा है ना? ये यूरो का दिया नौका है और यानरान ने मुझे एक पूरी एस्टेट दी है। कभी साथ घूमने चले? वो खजाने की तरह एक एक करके दिखा रहा था। आंखें चमक रही थी। वे मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करती है। इतने सारे उपहार दिए और इस शादी के घर में पार्टी करने दी। तुम भी आ गए हो। चलो साथ में मजा करते हैं। मैं गुस्से से लगभग होश खो बैठा। मैं कई बार कह चुका हूं, मेरी शादी तुम में से किसी से नहीं हो रही। ये मेरा और तुम्हारा शादी का घर नहीं है। तुम्हें यहां आने का कोई हक नहीं। तीनों बहनें मुझ पर व्यंग्य करने लगी। फूसिनियान, फिर शुरू हो गए। एक बार नाटक करना काफी था। कब तक करोगे? गु परिवार में शादी लायक बस हम तीन हैं। हमसे नहीं तो किससे शादी करोगे? कहते हो हम नहीं? ठीक है, अभी अपनी होने वाली पत्नी को फोन लगाओ। हमें दिखाओ कौन है वह। सबके तानों के बीच मेरी भौहें गुस्से से फड़कने लगी। तभी मेरा फोन बजा। कॉलर थी गुयांशी। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने लाल आंखों से उन्हें देखा। तुम जानना चाहती थी कि मेरी होने वाली पत्नी कौन है? वो फोन कर रही है। मैं अभी दिखाता हूं। ये कहकर मैंने फोन पलटकर सबको स्क्रीन दिखाई। पल भर में लगभग पूरे घर के लोग पास आ गए, लेकिन 3 सेकंड बाद ठाके गूंज उठे। फू बड़े मालिक, आप हमें अपनी होने वाली पत्नी दिखाने वाले थे। आपकी स्क्रीन काली क्यों है? नाटक पूरा नहीं कर पाए, खुद ही फंस गए। मेरा चेहरा बदल गया। मैंने झट से फोन पलट कर देखा। बार बार बटन दबाया, पर फोन चालू ही नहीं हुआ। फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। मैं तुरंत चार्ज करने दौड़ा। तभी गु क्विंग्यू ने मेरा रास्ता रोक लिया। बहुत हो गया। बतख, कितना शर्मिंदा होना है। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं। मेरी बात पूरी होने से पहले ही गु यूरो ने ठंडे स्वर में कहा, आओ, इस तथाकथित शादी के घर को तोड़ दो। आदेश मिलते ही कई काले कपड़े पहने अंगरक्षक आगे बढ़े और फर्नीचर जावट तोड़ने लगे। आसपास खड़े कुछ अमीर घरानों के लड़के भी हाथ आजमाने लगे। मैं चीखते हुए बीच बचाव करने दौड़ा। तुम लोग क्या कर रहे हो? यहां कुछ भी करने का तुम्हें कोई हक नहीं। लेकिन 2 अंगरक्षकों ने मुझे कंधों से पकड़ लिया। मेरी प्यार से बनाई सारी सजावट पल भर में तहस-नहस हो गई। मैं गुस्से और बेबसी से कांप रहा था, जैसे बर्फीले पानी में डूब गया हूं। गु यानरान ने मजाक उड़ाया, यही सजा है तुम्हारे झूठ की। अगर समझदार हो तो ये दूर भागने का नाटक बंद करो। सुंदर ढंग से सजाया गया घर खंडहर में बदल चुका था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। भीड़ शोर मचाती आई और शोर मचाती चली गई, और मैं उस उजड़े घर में अकेला रह गया। न जाने कितनी देर बाद मैं भूत की तरह घर लौटा। फोन चार्ज करके चालू किया तो पता चला गु यांशी ने कई बार फोन किया था। सारी भावनाएं संभालकर मैंने तुरंत गु यांशी को फोन लगाया। घंटी बजते समय मैं बहुत घबरा रहा था। गु यांशी मेरी हमउम्र नहीं है, हालांकि वो मुझसे सिर्फ 5 साल बड़ी है, लेकिन उसकी हैसियत की वजह से हमारे बीच हमेशा एक अदृश्य दूरी और सम्मान का भाव था। फोन नहीं उठा। मेरी घबराहट कम हुई, लेकिन तुरंत गु यांशी का संदेश आया, मीटिंग में हूं, बात नहीं कर सकती। पहले फोन इसलिए किया था कि मैं कल देश लौट रही हूं। गु परिवार ने स्वागत भोज रखा है। मैं वही हमारी शादी की घोषणा करूंगी।
न जाने क्यों, भले ही सिर्फ संदेश था और उसकी आवाज भी नहीं सुनी थी, फिर भी मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। डर था कि कहीं वो ज्यादा इंतजार न कर रही हो। मैंने तुरंत जवाब दिया, समझ गया, चाची गुयांशी। एक और बात बतानी है, हमारा शादी का घर तोड़ दिया गया। काफी देर चुप्पी के बाद उसने सिर्फ एक संदेश भेजा। क्या ये मेरी उन तीनों भतीजियों ने किया? मैं चुप रहा। फिर हां भेजा। उसने सिर्फ 5 शब्द भेजे, लेकिन मेरा दिल तुरंत शांत हो गया। आगे से मैं हूं ना, ये 3 शब्द देखकर मेरी आंखें हल्की नम हो गई। अगले दिन गु परिवार का स्वागत भोज। मैं अंदर घुसते ही देखा कि तीनों बहनें बाई हाउचेन के चारों ओर मंडरा रही थी। बाई हाउचेन, डरो मत, चाची बाहर से ठंडी लगती है, लेकिन खाती नहीं है, इतना मत घबराओ। बाई हाउचेन की आंखें झुकी हुई थी, फिर भी माथे पर पसीना था। लेकिन मुझे डर लग रहा है, ये मेरी पहली मुलाकात है आपकी चाची से। क्या आपको लगता है चाची मुझे पसंद करेंगी? तीनों बहनों ने बारी बारी से उसे दिलासा दिया, जरूर करेंगी। तुम इतने अच्छे हो कि कोई भी तुम्हें पसंद करेगा। घबराओ मत, हम सब यही हैं। बड़ों से मिलने में घबराना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, हमारे पीछे छिप जाना। तीनों के दिलासे से बाई हाउचेन ने आखिरकार गहरी सांस ली और सिर हिलाया। मैं चाची पर अच्छा प्रभाव जरूर डालूंगा। उसकी ये दिखावटी हरकत देखकर मैं हल्का मुस्कुराया और अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे देखते ही गु क्विंग्यू का चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम भी आ गए? शादी में कुछ ही दिन बचे हैं, चाची को खुश करने आए हो? गु यूरो ने व्यंग्य किया। अफसोस, चाहे कितनी भी चापलूसी करो, चाहे हमें से किसी से भी शादी हो, शादी के बाद अच्छे दिन नहीं देखोगे। क्या तुमने सुना नहीं? बरदस्ती की शादी मीठी नहीं होती। मैं शांत रहा। मैं कई बार कह चुका हूं, मेरी शादी तुम में से किसी से नहीं हो रही। गु यानरान बेहद चिढ़ गई। ये बात कितनी बार कह चुके हो? आज भी कह रहे हो? कोई और चाल नहीं बची? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मन शांत था, बस दरवाजे की ओर देखता रहा। आखिर चाहे कितना भी समझाओ, वे मानेंगी नहीं। तो ठीक है, उनकी चाची खुद उन्हें बता देगी। मैं उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था, लेकिन बाई हाउचेन सूप का कटोरा लेकर मेरे पास आया। सिनियान, मुझे याद है तुम्हें ये लौकी मीटबॉल सूप सबसे पसंद है। तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा, मैं परोस देता हूं। गरम सूप कटोरे में डाला गया, लेकिन मुझे देते समय उसने जानबूझकर हाथ छोड़ दिया। पल भर में पूरा गरम सूप मुझ पर गिर गया। खुली त्वचा पर सूप पड़ते ही लाल हो गई। बाई हाउचेन, ये क्या कर रहे हो? गु क्विंग्यू तुरंत बाई हाउचेन के आगे आ गई। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? बाई हाउचेन ने जानबूझकर नहीं किया। तुम हर छोटी बात पर इतना हंगामा क्यों करते हो? गु यानरान तो और भी चिल्लाई। फू सिनियान, तुमने बाई हाउचेन को डरा दिया। उससे माफी मांगो। मैं बाई हाउचेन से माफी मांगू? पीड़ित अपराधी से माफी मांगे? मेरा दिमाग चकरा गया। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि मुख्य दरवाजा जोर से खुला। रोशनी अंदर आई। सबकी नजरों के सामने एक सधे हुए बिजनेस सूट में एक महिला अंदर आई, लेकिन वो गु यांशी नहीं, बल्कि उसकी खास सहायक थी। सभी से क्षमा चाहती हूं, मिस को कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। उनका देश लौटना कुछ दिनों के लिए टल गया है। कृपया सब समझे। गु यांशी गु परिवार की मुखिया थी, इसलिए कोई उसके कार्यक्रम पर सवाल नहीं उठा सकता था। सबने समझदारी दिखाई। उसी समय सहायक ने भीड़ में नजर दौड़ाई और सीधे मेरी ओर चली आई। मेरे सामने आते ही सहायक का रूखा व्यवहार अचानक नरम पड़ गया। फू युवा मालिक, कृपया मेरे साथ आइए। मिस को आपसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। मैं उसके पीछे गया और अगले ही पल सहायक ने जादू की तरह एक खूबसूरत डिब्बा निकाला। खोलने पर उसमें एक चमकदार हीरे जड़ित घड़ी थी। फू युवा मालिक, ये मिस की ओर से माफी का उपहार है। मिस शादी के लिए समय पर लौटने के लिए पूरे हफ्ते बिना रुके काम करती रहीं, लेकिन विमान चढ़ते ही बीमार पड़ गई। हम उनकी सेहत को लेकर बहुत चिंतित थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें कुछ दिन और आराम करने के लिए मनाया।
ताकि शादी में अपने सबसे अच्छे रूप में आ सकें। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ये शादी मेरी वजह से अचानक तय हुई। उन्होंने हामी भर दी। मैं पहले से ही बहुत खुश हूं। उनके लौटने से ज्यादा मुझे उनकी सेहत की चिंता है। ये जानकर कि वो ठीक है, बस कुछ दिन आराम चाहिए। मैंने राहत की सांस ली। चूंकि गुयांशी यहां नहीं है, तो मेरा इस स्वागत भोज में रहने का कोई मतलब नहीं। सहायक से विदा लेकर मैं जाने ही वाला था कि तीनों बहनों ने मुझे रोक लिया। तुम अभी चाची की सहायक से क्या बात कर रहे थे? गु क्विंग्यू की तेज आंखें सिकुड़ी हुई थी। वो मुझे परख रही थी। मेरे हाथ में डिब्बा देखकर गु यूरो तुरंत कुछ समझ गई। तुम सच में नहीं सुधरोगे। चाची को खुश नहीं कर पाए, तो अब चाची की सहायक को खुश करने लगे। तुमने अभी तक बाई हाओचेन से माफी नहीं मांगी। हमारे साथ चलो। कहते हुए गु यानरान ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, पर मैंने झटक दिया। मैं अब उनसे एक शब्द भी बात नहीं कर ना चाहता था, सो रास्ता बदलकर तेजी से चला गया। आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि फोन की घंटी बजने लगी। एक कॉल करती, दूसरी आ जाती। झुंझलाकर मैंने फोन खोला। पता चला गु परिवार की तीनों बहनों की सहेलियां फोन कर रही थी। कॉल उठाते ही सामने से कड़कती आवाज आई, फू सिन्यान, तुम अभी सो रहे हो? पता नहीं गु क्विंग्यू, गु यूरो, गु यानरान रेसिंग में दुर्घटना के बाद अस्पताल में है। तुम मिलने भी नहीं गए और चैन से सो रहे हो। आज दोपहर मैंने सच में सुना था कि तीनों बहनों ने बाई हाओचेन के लिए एक घड़ी जीतने के लिए जान जोखिम में डालकर रेसिंग की। रेसिंग के दौरान गाड़ी बेकाबू हो गई और वे घायल हो गई। लेकिन इससे मुझे क्या? मैंने ठंडे स्वर में फोन काट दिया। नहीं जाऊंगा। और उनकी सहेलियों के सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। कोई मौका नहीं दिया। लगातार कई दिन मैं घर पर शादी की तैयारी में लगा रहा। यह खबर अस्पताल से छुट्टी पा चुकी तीनों बहनों तक पहुंची। अगले ही पल गु क्विंग्यू का संदेश आया, फू सिन्यान, लगता है तुमने हमारी बात दिल पर नहीं ली। मैंने कहा था, शादी हो सकती है, नाम भी दे सकते हैं, लेकिन चाहे तुम किसी को भी चुनो, हम तीनों शादी में नहीं आएंगी। इतनी धूमधाम से शादी कर रहे हो, पूरे शहर का मजाक बनने से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूं। शहर के उत्तर में जाकर बाई हाओचेन की पसंदीदा झेनशांगे की लाल बीन पेस्ट्री खरीदो, 20 मिनट में पहुंचाओ, तो शादी के दिन आने पर विचार करेंगी। ये घमंडी संदेश देखकर मुझे हंसी आ गई। उस पेस्ट्री की दुकान पर तो घंटों लाइन लगती है। मैं खरीदने भी नहीं जाने वाला था, लेकिन मुझे सच में इन तीनों से मिलना था। मैं कमरे में गया और बाहर निकलते समय मेरे हाथ में 3 बक्से थे। पैकेज रूम में घुसते ही गु यानरान की चुभती आवाज आई, लगा ही था, तुम वही बेशर्म चाटुकार हो। जरा सा लालच दो, तुरंत दुम हिलाते आ जाते हो। वहां मौजूद कई लोग उसकी बात पर हंस पड़े। बाई हाओचेन बीच में बैठा था, तीनों बहनों से घिरा हुआ। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बड़ी मिस, अचानक मेरा लाल बिन पेस्ट्री खाने का मन नहीं रहा। मुझे पश्चिम की वो केक की दुकान चाहिए। गु क्विंग्यू तुरंत मुझसे बोली, सुना, बाई हाओचेन को केक चाहिए, जल्दी जाकर लाओ। मैंने ठंडी मुस्कान दी, बक्से पकड़े शांति से उन्हें देखा। मैं न लाल बीन पेस्ट्री लाया हूं, न केक लाने जा रहा हूं। तीनों ने एक साथ भौहें चढ़ाई। नहीं लाए? तो यहां क्या करने आए हो? कचरा फेंकने? मैंने तीनों बक्से जमीन पर रखे और सबसे ऊपर वाला उठाकर गु क्विंग्यू के पास गया। सीधे उसके ऊपर फेंक दिया। गु क्विंग्यू, तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमेशा से बहुत रुचि थी। तुम्हें समझने और बातचीत का मुद्दा बनाने के लिए मैंने ढेर सारी सामग्री जुटाई और कई नए उत्पाद खरीदे। अब से तुमसे जुड़ी किसी भी चीज पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। फिर मैंने बीच वाला बक्सा उठाकर गु यूरो के पास जाकर वही किया। गु यूरो, तुम्हें नींद नहीं आती, अक्सर अनिद्रा रहती है। तुम्हारी अच्छी नींद के लिए मैंने 3 महीने अरोमा थेरेपी सीखी। इसमें मेरे बनाए सारे असफल नमूने हैं। अब मैंने अरोमा थेरेपी सीख ली है और तुम्हें छोड़ भी दिया है। आखिर में मैंने बचा हुआ बक्सा गु यानरान के पास फेंका। गु यानरान,
तुम्हें बचपन से खतरनाक खेल पसंद है। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं पूरे शहर के मंदिरों में गया, अनगिनत रक्षा कवच लाए। लेकिन आज से तुम्हारी सुरक्षा मेरी चिंता नहीं। तीनों भारी बक्से तीनों पर गिरे। उनका दिमाग सुन पड़ गया। वे कुछ समझ ही नहीं पाई। इन्हें फेंककर मैं पूरी तरह हल्का महसूस कर रहा था। मैंने राहत की मुस्कान दी और चारों ओर देखा। ठीक है, आज यहां जो लोग हैं वे सब इस दायरे के जाने माने लोग हैं। मेरे गवाह बनो। आज से मैं गु परिवार की तीनों बहनों के पीछे नहीं भागूंगा, कभी उनके पास नहीं आऊंगा। मेरा और इन तीनों का अब कोई रिश्ता नहीं। ये सब करके मैं जाने के लिए मुड़ा। तभी तीनों होश में आई। गुस्से से मेरा हाथ पकड़ लिया। फू सिनियान, मजाक की भी हद होती है। क्या तुम्हें डर नहीं कि कल हम शादी से भाग जाएंगे? वे सख्त दिख रही थी, लेकिन ध्यान से सुनने पर आवाज में हल्की कंपी थी। मैं शांति से मुड़ा। दुल्हन तुम में से कोई नहीं है, तुम सिर्फ मेहमान हो। आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर उनके भावों की परवाह किए बिना मैं सीधे चला गया। शादी के दिन तीनों बहनें बाई हाउचिन और कुछ सहेलियों के साथ समारोह स्थल पहुंची। एक सहेली को शक हुआ, ये शादी तो सच में धूमधाम से हो रही है। अगर नाटक होता तो इतना तो नहीं करती। क्या सच में वो तुम तीनों में से किसी से शादी नहीं कर रहा? ये सुनते ही तीनों के चेहरे बदल गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला। नामुमकिन, गु और फू परिवारों की शादी में हम तीनों के अलावा वो किससे शादी करेगा? आज का ये सब नाटक हमें शादी के लिए मजबूर करने के लिए है। देखो कैसी बेइज्जती होती है। कितनी भी धूमधाम से कर ले, बाद में पूरे शहर का मजाक बनेगा। बातें कठोर थी, लेकिन बाई हाउचिन ने महसूस किया कि वे मुझे लेकर बेचैन और घबराई हुई है। उसका दिल डूबने लगा, जैसे कल फू सिनियान द्वारा वे 3 बक्से फेंकने के बाद सब कुछ बदल गया हो। उसे डर लगने लगा कि कहीं भूकंप में मेरी जान बचाने का श्रेय चुराने वाली बात सामने ना आ जाए। उसने मुश्किल से मुस्कान खींची। फू युवा मालिक को अपनी इज्जत प्यारी है। उसने इतने सालों तक आपका पीछा किया, इतनी जल्दी कैसे छोड़ सकता है? अभी सिर्फ दिखावा कर रहा होगा, हिम्मत बटोर रहा होगा। तीनों ने बेमन से सिर हिलाया। मधुर रोमांटिक पियानो संगीत में उद्घोषक ने घोषणा की, कृपया दूल्हे के माता पिता सहित दूल्हे का स्वागत करें। मुख्य द्वार खुला। मैं माता पिता के साथ चलता हुआ आया। मशहूर डिजाइनर का बनाया सूट मुझ पर पूरी तरह खिल रहा था। मेरा व्यक्तित्व निखर आया था। सुंदर और जवान चेहरा पूरी चमक बिखेर रहा था। मेरे बाहर आते ही सबकी सांसें थम गई। गु परिवार की तीनों बहनों की आंखों में पल भर के लिए प्रशंसा झलकी, पर उन्होंने तुरंत दबा लिया। दूल्हे के मंच पर आने के बाद उद्घोषक ने कहा, कृपया दुल्हन का स्वागत करें। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, न जाने कितनी देर बीत गई, दुल्हन नहीं आई। तीनों बहनों ने राहत की सांस ली। गु क्विंग्यू ने व्यंग्य किया, फू सिनियान, बहुत नाटक कर लिया, अब बहुत हो गया। गु यूरो ने ठंडी मुस्कान दी और तालियां बजाकर अंगरक्षक बुलाए। फू सिनियान, चूंकि तुम अपनी जिद पर अड़े हो, तो अब हमें तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं। याद है मैंने कहा था, अगर तुमने जबरदस्ती शादी की तो एक शादी करूंगी, एक तोड़ूंगी। शोर के बीच गु पिता माता का चेहरा काला पड़ गया। वे उठ खड़े हुए और गरजे, तुम तीनों मेहमानों की जगह बैठकर क्या बवाल कर रही हो? शादी तोड़ने की हिम्मत? पता है आज सिनियान की शादी तुम्हारी। बात पूरी होने से पहले ही गु यूरो ने टोका, मां बाप, हम उससे शादी करने से इनकार नहीं कर रहे। बस हमने पहले ही कहा था, शादी हो सकती है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए, शादी समारोह नहीं। हमारे दिल में सिर्फ बाई हाउचिन है। चूंकि वो जिद पर अड़ा है, तो हमें मत दोष दो। तीनों ने ठंडे स्वर में एक साथ अंगरक्षकों को आदेश दिया, अभी से तोड़ना शुरू करो, पूरी तरह तोड़ो, कुछ मत छोड़ना। आवाज गिरते ही समारोह स्थल का मुख्य द्वार जोर से खुला और एक ठंडी रोबीली आवाज आई, किसकी हिम्मत? गु यानशी बड़े कदमों से अंदर आई। सफेद शादी का जोड़ा
उसकी छरहरी काया पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसका व्यक्तित्व ठंडा और शालीन था, और सबसे आकर्षक था उसका नाजुक और सुंदर चेहरा। वहां मौजूद सबकी नजरें अपने आप उसी पर टिक गई। उसके बाल प्यारे से जूड़े में बंधे थे, सुंदर भौहें और चमकती आंखें सीधे मंच पर मुझे देख रही थी, जैसे मुझे दिलासा दे रही हों, जैसे मुझे असीम हिम्मत दे रही हों। उसकी छाती पर लगे फूल के नामपट पर साफ लिखा था, दुल्हन गु यानशी। पल भर में पूरा समारोह स्थल सन्नाटे में डूब गया। सब अपनी हरकत भूल गए, जड़वत खड़े रह गए। गु यानशी के साथ गु दादा दादी भी थे। तीनों बहनें अविश्वास से जमी रह गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? आज फू सिनियान की दुल्हन उनकी चाची गु यानशी है। तीनों बहनों को लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। अगर ये सब सच है तो इतने दिनों से वे क्या कर रही थी? अपने होने वाले चाचासुर को सता रही थी। ये सोचते ही तीनों की सांसें भारी हो गई। वे तो मुझसे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। आज मैंने किसी और से शादी कर ली, उन्हें खुश होना चाहिए ना? लेकिन क्यों? ये दृश्य देखकर उनके मन में जरा भी खुशी नहीं थी, बल्कि दिल में टीस उठ रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। तीनों की आंखों में उलझन और घबराहट साफ झलक रही थी। लेकिन शादी की रस्म जारी थी। गु यानशी मंच पर चढ़ी, मेरा हाथ थामा। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आंखों में दुर्लभ कोमलता झलकी। गु दादा दादी संतुष्ट मुस्कुराए। दिल की एक बड़ी चिंता दूर हुई। उद्घोषक की खुशी छिप नहीं रही थी। आवाज का अंतिम सुर उठा हुआ था, दूल्हा दुल्हन, क्या आप एक दूसरे से वादे करेंगे? आज से एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, चाहे आगे कुछ भी हो, एक दूसरे से प्यार, सम्मान, सहयोग करेंगे, जब तक कि मृत्यु अलग न कर दे। गु यानशी और मैंने एक दूसरे की ओर देखा। मैं स्वीकार करती हूं। हमने एक साथ ये 3 शब्द कहे। पल भर में पूरा स्थल तालियों से गूंज उठा। सबने दिल से हमें आशीर्वाद दिया। सिर्फ गु क्विंग्ड्यू, गु यूरो और गु यानरान अपवाद थी। वे जड़वत खड़ी ये सब देख रही थी, लेकिन उनकी मुट्ठियां अपने आप भिंच गई। गु यानरान अपने अंदर की बेचैनी रोक नहीं पाई। मैं ये शादी नहीं मानती। उसका दिमाग भी अस्त व्यस्त था। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। बस दिल में जो उमड़ रहा था वो मुंह से निकल गया। लेकिन उसकी आवाज तालियों में दब गई। किसी ने नहीं सुनी। अचानक आई हिम्मत तुरंत खत्म हो गई। तालियां रुकी, लेकिन अब उसमें दोबारा चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। वो मुझसे इतनी नफरत करती थी, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। आज मैंने किसी और से शादी की। अब उसे डर नहीं रहेगा कि मैं उसके पीछे चिपकूंगा। उसे इस नतीजे से संतुष्ट होना चाहिए। गु यानरान बार बार खुद को दिलासा देती रही। गु क्विंग्ड्यू और गु यूरो बेहद खामोश थी। उनकी आंखें मंच पर टिकी थी, बहुत देर तक नहीं हटी। अब दूल्हा दुल्हन अंगूठियां बदलें और एक दूसरे को चूमे। फूल लड़की कूदती हुई फूल और अंगूठियां लाई। मैंने सहजता से महिला वाली अंगूठी उठाई, गु यानशी का हाथ पकड़ा और पूरी गंभीरता से उसे पहनाई। इसी पल मेरा दिल पूरी तरह शांत हुआ। अब कोई भी मुझ पर शादी के वादे को लेकर उंगली नहीं उठा सकता था। मैंने गु यानशी से शादी कर ली। सामने खड़े उसके चेहरे को देखकर मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। दिमाग खाली हो गया। अगला कदम क्या है पल भर के लिए भूल गया। गु यानशी ने मेरी घबराहट भांप ली। हल्की हंसी के साथ मेरा हाथ पकड़ा। अब तुम भी मुझे अंगूठी पहनाओ। ये दृश्य सबने देखा। ऐसा लगा जैसे वो खुद अपनी मर्जी से मेरे बंधन में बंध रही हो। न जाने कहां से उत्साही चीखें आई, फिर तालियां और शोर बढ़ता गया। सब चिल्लाने लगे, चूमो चूमो। पल भर में गु यानशी का गोरा चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। पलकें घबराई हुई फड़फड़ाई, आंखें झुक गई। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया, उसका नाजुक चेहरा हाथों में लिया। गु यानशी ने भी एड़ियां उठाकर
मेरे होठों को चूम लिया। शुरुआती अनाड़ीपन से लेकर कुशलता तक बस एक पल का सफर था। फिर मैंने होश संभाला और अपनी मजबूत बाहों से उसकी कमर कसकर पकड़ ली, उसे अपने आगोश में भर लिया। एक गहरे चुंबन के बाद मैंने उसकी लिपस्टिक ठीक की और हल्की हाफती सांसों के साथ उसे छोड़ा। मैं अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन गु यानशी का शरीर पूरी तरह ढीला पड़ चुका था, जैसे बादलों पर चल रही हो, बस अपने आप मुझसे चिपक गई। मेहमानों में से अचानक धम की जबरदस्त आवाज आई। गु क्विंग्यू ने मेज पर मुक्का मारकर तोड़ दिया था। दाया हाथ खून से लथपथ था, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें लाल होकर मंच पर टिकी थी। गु यूरो भी कम नहीं थी। चाकू कांटे उसकी उंगलियों में तेजी से घूम रहे थे। चमकती धार देखकर दिल कांपता था। डर लगता था कि वो अगले ही पल चाकू लेकर मंच पर चढ़ जाएगी। गु दादी न जाने कब मंच से उतर आई थी। उनकी हमेशा दयालु रहने वाली आंखों में अब सिर्फ कठोरता थी। पटाक 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 3 चटाकेदार थप्पड़ गु परिवार की तीनों बहनों के चेहरों पर पड़े। मेरे पीछे बाहर चलो, मैं तुम्हारी चाची की शादी बर्बाद नहीं होने दूंगी। उनकी आवाज बेहद ठंडी थी। वो शालीन कदमों से विश्राम कक्ष की ओर बढ़ी। उनके रोब के आगे तीनों बहनें कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप पीछे चल दी। विश्राम कक्ष का दरवाजा बंद हुआ, ताला लगा। गु दादी ने एक कालीलाल बेंत निकाली जिस पर कांटे लगे थे। चमकदार सतह से उसकी उम्र का अंदाजा नहीं हो रहा था। उसे बाहर निकालते ही तीनों सीधे घुटनों के बल बैठ गई। ये गु परिवार की पारिवारिक सजा है। इसे एक बार झेलने के बाद वे वो दर्द कभी नहीं भूल सकती थी। इसलिए जब भी दादी पारिवारिक सजा निकालती थी, वे विरोध करने की हिम्मत नहीं करती थी। गु दादी ने उनके चेहरे देखे और ठंडी हंसी दी, हाथ में चाबुक सनसनाया। लगता है तुम्हें अब भी नहीं पता कि तुम्हारी गलती क्या है। अगर मैं और तुम्हारे दादा पहाड़ी आश्रम में नहीं रहते तो तुम आसमान सिर पर उठा लेती। शादी का वादा बहुत पहले तय हो चुका था। सिनियान इतना अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? गु दादी अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और चाबुक सीधे उनकी ओर फेंक दिया। तुम तीनों एक दूसरे को मारो जब तक मैं रोकने को न कहूं। तीनों बहनों ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके पूरी ताकत से एक दूसरे को मारा। कुछ ही बार में उनके कपड़े फट गए और खून बहने लगा। न जाने कितनी देर बाद गु दादी ने इशारे से रुकवाया और सख्त स्वर में पूछा, बताओ तुम लोगों ने क्या क्या गलतियां की? एक पल की चुप्पी के बाद गु क्विंग्यू ने पहले कहा, दादी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती थी। उसे जो तकलीफें मिली वो उसकी अपनी वजह से थी, क्योंकि वो जबरदस्ती पीछे पड़ा था। मैंने उसे कई बार चेतावनी दी थी। गु यूरो ने सहमति दी। दादी, मैं भी यही कहती हूं। अगर वो पीछे नहीं पड़ता तो उसे कभी इतनी सजा नहीं मिलती। उसने बाई हाओचेन को सताया, उसे वही मिला जिसका वो हकदार था। गु यानरान ने भी हिम्मत दिखाई। मेरा भी यही मानना है। दादी, ये शादी हमें पसंद नहीं थी, होनी ही नहीं चाहिए थी। हमने कोई गलती नहीं की। गु दादी को गुस्से में ठंडी हंसी आई। जब तुम्हें सिनियान से शादी नहीं करनी थी तो आज बवाल क्यों किया? सिनियान ने समझौता करके यानशी से शादी कर ली। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया, फिर किस बात का गुस्सा? ये सुनते ही तीनों चुप हो गई। कक्ष में सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद गु दादी ने फिर ठंडी हंसी दी। चूंकि तुम अपने दिल की सच्चाई मानने को तैयार नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे पसंदीदा बाई हाओचेन से सगाई कर देती हूं। आगे अगर सिनियान और यानशी के बीच दखल देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, यानशी भी नहीं। ये सुनकर तीनों स्तब्ध रह गई। काफी देर तक कुछ समझ नहीं पाई। तीनों ने एक साथ पूछा, दादी, आप क्या कह रही है? गु दादी ने फिर दोहराया। गु यानरान ने सिर झुकाए कहा, सगाई की बात अभी बहुत जल्दी है, मैंने अभी सोचा नहीं है। उसके मन में गहरी घबराहट और पछतावा था। उसे लग रहा था
कि वो बाई हाओचेन से सगाई करने की इतनी जल्दी में नहीं है। अपनी दोनों बहनों को देखा तो उनके मन में भी यही चल रहा था। तीनों का मौन विरोध देखकर गुदादी का उपहास और गहरा हुआ। बाई हाओचेन से शादी नहीं करना चाहती? सपने में भी मत सोचना। ये बात तय हो चुकी है। तुम कहती थी कि उससे प्यार करती हो, तो उससे शादी करना ही चाहती होगी ना? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रही हूं। इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। धड़ाम की आवाज के साथ गुदादी चली गई और दरवाजा बंद कर गई। दरवाजा बाहर से बंद था। वे बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे ही वे कुछ कहने वाली थी, बाहर से अंगरक्षक की सपाट आवाज आई, तीनों मिस, कृपया मारना जारी रखें। बूढ़ी मैडम ने कहा है, जब तक मुखिया आपको छोड़ने को न कहें, हम आपको बाहर नहीं निकाल सकते। ये कहकर अंगरक्षक दरवाजे के बाहर तैनात हो गया। गु क्विंग्यू, गु यूरो और गु यानरान ने एक दूसरे को देखा और लगभग एक साथ एक दूसरे से पूछा, तुमने बाई हाओचेन से शादी करने से मना क्यों किया? तीनों की आवाजें एक साथ गूंजी। फिर गु क्विंग्यू ने झुंझलाकर बाल खींचे, मैं उसे पसंद करती हूं, लेकिन उससे शादी करने के बारे में कभी सोचा नहीं। जाहिर है बाकी दोनों के मन में भी यही चल रहा था। हालांकि बात बाई हाओचेन की हो रही थी, लेकिन तीनों का ध्यान मुझ पर अटका था। वे बाहर निकलना चाहती थी। उन्हें लगता था कि मैंने इतने लंबे समय तक उन्हें धोखा दिया और चाची से शादी कैसे कर सकता हूं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी और गु यानशी की शादी सच में हुई है। तीनों के मन में एक ही शक था। वे बार बार खुद को दिलासा दे रही थी कि शायद आज सब मिलकर मेरे साथ मिलकर एक नाटक कर रहे हैं, लेकिन मेरा और गु यानशी का वो गहरा चुम बन उनके दिमाग में गहराई से बस चुका था, मिट नहीं रहा था। उनके भीतर गहरी कुढ़न और गुस्सा उमड़ रहा था। वे बेचैनी से एक सवाल का जवाब चाहती थी। जब उन्होंने मुझे किसी और से शादी करते देखा तो दिल में इतनी तकलीफ क्यों हुई? जब हम चूम रहे थे तो उनके मन में ये ख्याल क्यों आया, काश उनकी जगह मैं होती? ये दो सवाल उभरते ही तीनों के मन में एक साथ हलचल मची। क्या वे सब मुझसे प्यार करती थीं? एक अजीब सी बेबसी उन्हें घेरने लगी। वे बार बार खुद को झुठलाती रहीं, लेकिन जितना झुठलाती, अंदर की आवाज उतनी तेज होती जाती। लेकिन आज मेरी और गु यानशी की सुहागरात है। फोन पर समय देखा, 23:59। उनके पास समय नहीं बचा था। इस समय तक मैं और गु यानशी शायद सब कुछ कर चुके होंगे। मैंने सच में किसी और से शादी कर ली है, और वो कोई और नहीं, उनकी चाची है। पूरी रात तीनों सो नहीं पाई। आंखें खुली रखे मशीनी अंदाज में एक दूसरे को मारती रही। उनके शरीर पर लगभग कोई जगह सही नहीं बची थी। चेहरे कागज जैसे सफेद थे। खून से लगभग पूरा कमरा रंग गया था। लेकिन किसी ने रुकने को नहीं कहा, और वे रुक भी नहीं सकती थी। न जाने कितनी देर बाद तीनों थककर बेहोश हो गई। जब होश आया, वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। उन्हें जागा देखकर गु यानशी ने बेपरवाही से नजर उठाई। जाग गई? मां की दी हुई ये सजा मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। तुमने सिनियान के साथ जो जो किया, पहले वो सब एक एक करके खुद भोगो। उसने हल्के से ये बात कही और दरवाजे से बाहर निकलने से पहले जानबूझकर मुड़कर कहा, अपनी अब की हैसियत याद रखना। आगे सिनियान को देखकर क्या कहना है, दिल में बैठा लेना। अगर एक बार भी गलत बुलाया तो एक एक गलती पर सजा मिलेगी, जब तक पक्का याद ना हो जाए। और हां, बाई हाओचेन अब तुम्हारा मंगेतर है। जल्दी सोच लो कि उससे कौन शादी करेगा। बिस्तर पर लेटी तीनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वे चुपचाप कुछ नहीं बोली। आखिर चाची उनसे बस कुछ ही साल बड़ी थी, लेकिन उसका रोब ऐसा था जिसकी बराबरी वे कर ही नहीं सकती थी। पूरे कमरे में गहरी निराशा छाई हुई थी। सब बड़े हैं। गु यानशी के कॉलर के नीचे के निशान और उसकी भौहों की बेजारी मानो कह रही थी, वे कुछ भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। हमने सब कुछ कर लिया था। शादी हो चुकी थी। शादी का प्रमाण पत्र भी मिल चुका होगा। अब उन तीनों के पास कोई मौका नहीं बचा था। चारों ओर फैली निराशा
इतनी गहरी थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। एक जानी पहचानी खुशबू पहले अंदर आई। तीनों ने दरवाजे की ओर देखकर आवाज लगाई, सिनयान। लेकिन अंदर आने वाला मैं नहीं, बल्कि बाई हाओचेन था। उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। थर्मस पकड़े हाथ कस गए। तुम लोग अभी अभी किसी और को पहचानने की गलती कर रही थी, फू सिनयान कहा, है ना? बाई हाओचेन खुद ही अंदर आया। 3 थर्मस रखे, खुद से बोलता रहा, ये मेरे हाथ का बनाया चिकन सूप है। तुम तीनों को इतनी चोटें आई है, कितना दर्द हो रहा होगा। कहते हुए उसने उनके घावों को छूने की कोशिश की। गु क्विंग्यू ने अपने आप दूर हटना चाहा, लेकिन चोटों की वजह से हिल नहीं पाई। बस ठंडे स्वर में मना किया, मुझे मत छुओ, मैं ठीक हूं। उन्हें देखभाल की जरूरत है, तुम उनके पास जाओ। बाई हाओचेन की हरकत रुकी। चेहरे की मुस्कान बेहद बनावटी हो गई। वो बाकी दोनों की ओर मुड़ा। उन्होंने भी उसे टाल दिया, नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमो। तुम लोग अचानक मुझसे इतने ठंड क्यों हो गए? बाई हाओचेन का चेहरा उतर गया। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? ये सगाई की वजह से है ना? लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं जानता हूं मैं एक नौकर का बेटा हूं, तुम्हारी हैसियत के लायक नहीं, और मैंने कभी तुम्हारे साथ रहने का सपना नहीं देखा था। मैं तो बस तुम्हारे पास रहना चाहता था, हमेशा तुम्हारी देखभाल करना चाहता था। लेकिन सगाई बूढ़ी मैडम ने तय की है, मैं विरोध नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे थोड़ा पसंद करने की कोशिश कर सकती हो? उसकी दयनीय हालत देखकर तीनों के मन में पहले जैसा प्यार नहीं उमड़ा, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी हुई। अब जब उन्हें समझ आ चुका था कि वे सच में मुझसे प्यार करती है, तो उन्होंने बाई हाओचेन से शादी करने का विचार ही छोड़ दिया था। अगर उनमें से किसी ने उसके प्रति थोड़ा भी नरमी दिखाई और दादी ने उसकी शादी तय कर दी, तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। ये सोचकर गु क्विंग्यू ने साफ कहा, मैंने तुमसे शादी करने के बारे में कभी नहीं सोचा। पहले तुम्हें पसंद करती थी, ये सच है, लेकिन अब मैं अपना दिल समझ चुकी हूं। मैं सच में फू सिनयान से प्यार करती हूं। पहले तुम्हारे लिए जो लगाव था, वो सिर्फ भूकंप में जान बचाने का एहसान था। इसके बदले तुम मुझसे एक चीज मांग सकते हो, जब तक वो हद से ज्यादा ना हो, मैं पूरी करूंगी। तुम्हारी और आंटी बाई की हालत अच्छी नहीं है, मैं पैसे दे सकती हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम और आंटी बाई गु परिवार छोड़ दो, या फिर इन दोनों में से किसी को चुन लो। कुल मिलाकर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बाई हाओचेन जड़वत खड़ा रह गया। कानों में घंटियां बजने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? सगाई तय हो चुकी है, वो अचानक मना क्यों कर रही है? उसने विनती भरी नजरों से गु यूरो और गु यानरान को देखा। तुम दोनों। गु यूरो की निगाहें ठंडी थी। उसने भी साफ मना कर दिया, माफ करना बाई हाओचेन, मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सगाई दादी ने तय की है, हमने नहीं मांगी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, नहीं तुम्हारी हैसियत की वजह से है। बस मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करती कि जिंदगी भर साथ निभा सकूं। सगाई के अलावा तुम जो चाहो मांग सकते हो। आखिर तुम हमारे जान बचाने वाले हो। गु यानरान का भी यही इरादा था। बाई हाओचेन, मैंने भी तुमसे शादी करने के बारे में नहीं सोचा। अगर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो, तो हम मदद करेंगी। चाहे वो कोई भी हो, हम कोशिश करेंगी, लेकिन वो मैं नहीं हो सकती। ये सुनकर बाई हाओचेन का दिल गहराई तक डूब गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कोशिशों के बाद उसे सिर्फ ये वादे मिलेंगे। जो बातें पहले वे मुझसे कहती थी, अब एक एक करके उसे कही जा रही थी। बाई हाओचेन के मन में कड़वाहट और बेचैनी थी। उसने अपनी नाराजगी छिपाए बिना कहा, तुम कहती हो कि सिनयान से प्यार करती हो, लेकिन वो शादी कर चुका है, तुम्हारी चाची से शादी कर चुका है। तुम्हारा और उसका कोई भविष्य नहीं। और ये इतना अचानक क्यों? कल तक तुम कह रही थी कि मुझसे प्यार करती हो, इतनी जल्दी कैसे बदल गई? तीनों के चेहरे तुरंत सख्त हो गए। सिनयान बस हमसे नाराज है, उसका और चाची का कोई प्यार नहीं है।
तुम अपनी ये बात वापस लो। गु क्विंग्यू की आंखें बर्फीली थी, पहले जैसी गर्मजोशी गायब थी। तुमने खुद कहा, वो सिनियान की शादी से पहले की बात है। इस शादी की वजह से ही हमें अपने दिल की असली बात समझ आई। गु यानरान ने बेजारी से पलकें झपकाई। तुम पहले चले जाओ, यहां तुम्हारी जरूरत नहीं। सगाई की बात, चाह तुम रद्द करने की पहल न भी करो, हो नहीं सकती। हम तुमसे शादी नहीं करेंगी। आगे से देखभाल के लिए भी मत आना। कहीं दादी ये न समझ ले कि हम सच में शादी करना चाहती है। तुम और आंटी बाई घर से भी निकल जाओ, बाद में तुम्हें मुआवजा दिया जाएगा। इतना कहते ही गु यूरो ने बिस्तर के पास का बटन दबाकर नर्स बुलाई। आगे से इन्हें अंदर मत आने देना, हम इन्हें नहीं देखना चाहती। नर्स ने झट से सिर हिलाया। महोदय, कृपया जल्दी से बाहर जाइए। बाई हाउचेन को नर्स और सुरक्षा कर्मी घेरकर अस्पताल से बाहर ले गए। वो मुड़ मुड़ कर देखता रहा। बस एक सगाई की वजह से उन्होंने अचानक कह दिया कि वे प्यार नहीं करती। क्या पहले उनका सारा अच्छा व्यवहार झूठा था? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो जाना भी नहीं चाहता था। इतनी मेहनत के बाद सब कुछ हाथ से निकल जाए, ये वो कैसे मान लेता? बाई हाउचेन ने आखिरी बार कमरे की ओर देखा। उसकी ठान ली कि वो किसी भी तरह उनके पास वापस आएगा। कमरे में फिर सन्नाटा लौटा। तीनों के चेहरे खराब थे। कई दिनों से वे न जाने कितने संदेश भेज चुकी थी। अस्पताल में उनकी तस्वीरें, माफी के संदेश, मुझसे मिलने आने की विनती, लेकिन सब बेजवाब थे। गु क्विंग्यू मुझसे हुई बातचीत देखकर बहुत पछता रही थी। उसका आखिरी संदेश मेरी चिंता का था, लेकिन वो 1 महीने पुराना था। तब उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे बारिश में पूरे दिन इंतजार कराया था, सिर्फ शादी का पंजीकरण कराने के लिए। गु क्विंग्यू, आज बारिश हो रही है, आते समय छाता ले लेना। क्या तुम्हें कोई दुर्घटना हो गई इसलिए नहीं आई? गु क्विंग्यू, सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने वाला है, तुम कब तक आओगी? रास्ते में ध्यान रखना। उसे लगा मैं सच में कितना भोला था। चिंता भरे संदेशों का ढेर लगा दिया। खुद भीगता रहा, फिर भी नहीं गया, जबकि उसने उस दिन एक भी जवाब नहीं दिया था। अब हम दोनों की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उसने अनगिनत संदेश भेजे और शायद मैंने एक भी नहीं देखा। गु क्विंग्यू ने अपनी दोनों बहनों को देखा। दोनों बिना जवाब वाले फोन देखकर चुप थी। जाहिर है उनका भी यही हाल था। अब जाकर उन्हें सच में समझ आया कि मैं अब कभी उनके पास नहीं आऊंगा का मतलब क्या था। गु यूरो इंतजार नहीं कर सकी। उसने मुझे फोन लगाया। कई बार कोशिश के बाद कॉल लगी। सिनियान, क्या तुम मुझसे मिलने अस्पताल आ सकते हो? मैंने बाई हाउचेन से शादी करने का विचार छोड़ दिया है। मुझे समझ आ गया है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं। बात अधूरी ही थी कि गु यानशी की आवाज ने टोका। गु यूरो, सिनियान सो रहा है, उसे मत जगाओ। गु यानशी की ठंडी आवाज में एक मीठी कोमलता थी। चादरों की सरसराहट के बाद मैंने जैसे बिना सुरक्षा महसूस किए गर्माहट की दिशा में गु यानशी को पकड़ लिया। उसकी सुकून देने वाली ठंडी खुशबू में सो गया और बिना होश में बड़बड़ाया, इतनी आवाज, पत्नी अभी तक सोई क्यों नहीं? गु यानशी मुस्कुराई, मेरी बाहों में समा गई, धीरे धीरे मेरी पीठ थपथपाई। मुझे सुलाने के लिए कहा, पति सो जाओ, मैं अब नहीं बोलूंगी। जब उसने फोन देखा, वो कॉल न जाने कब कट चुकी थी। गु यूरो ने फोन इतनी जोर से पकड़ा कि लगा तोड़ देगी। गु यानरान की आंखें गुस्से से लाल थी, दिल में गहरी कुढ़न थी। गु क्विंग्यू की निगाहें झुकी थी, मन में कोई योजना बन रही थी। अगले दिन पारिवारिक भोज था। तीनों समय से पहले अस्पताल से छुट्टी लेकर आ गई। भोज शुरू होने से पहले मैं गु यानशी को साथ लिए सबके सामने आया। गु यानशी गुलाबी पोशाक में थी, कोमल और सजीली। उसके साथ रोबदार मैं खड़ा था। दोनों एक दूसरे के पूरक लग रहे थे। भोज में आए लोग मुझे सम्मान भरी नजरों से देख रहे थे। पहले जैसी हल्की उपेक्षा बिल्कुल अलग थी। मैं यहां खड़ा था, यही मेरी हैसियत बताता था।
अब कोई भी मेरे बारे में पहले जैसी बातें करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैं इन लोगों की असलियत समझ चुका था, पर उसे उजागर करने का इरादा नहीं था। बस गु यानशी को साथ लिए मुख्य हॉल की ओर बढ़ा। बगीचे से गुजरते समय गु यानशी अचानक रुकी। आज तुम्हें एक नाटक दिखाती हूं, चलेगा? उसकी बात में गहरा अर्थ था, लेकिन उसने साफ बताने की जरूरत नहीं समझी। हमारी उन तीनों भतीजियों ने जो गलतियां की हैं, उन्हें अब तक उसकी सजा नहीं मिली है। मैं बस सुनता रहा, दिल में बहुत भावुक था। वो पहली इंसान थी जो मजबूती से मेरे साथ खड़ी थी, मुझ पर भरोसा करती थी, मेरी तरफ से लड़ती थी। माता पिता को कभी मेरी तकलीफों की परवाह नहीं रही। वे बस ये चाहते थे कि मैं गु बहनों को खुश करके शादी पक्की करूं। वे भी साल भर बाहर काम में व्यस्त रहते थे, और अगर मेरी तकलीफ की खबर उन्हें मिलती भी तो बस ऊपरी तौर पर सांत्वना देकर अपने काम में लग जाते थे। गु दादा दादी पहाड़ी आश्रम में रहते थे, पारिवारिक बड़े मामलों में ही लौटते थे। वे मुझे प्यार करते थे, लेकिन हर बार मेरी तरफ से सामने नहीं आ सकते थे। गु पितामाता की बात ही क्या करें, उन्हें सिर्फ अपनी 3 बेटियों की चिंता थी, इसलिए अब तक मैं सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। अचानक मैंने गु यानशी की ओर देखा और बिना सोचे उसकी आस्तीन पकड़कर पूछा, यानशी, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? गु यानशी ने बिना हिचक जवाब दिया। होठों पर हल्की मुस्कान थी। जरूर, जब तक तुम मेरे पति हो, मैं हमेशा तुम्हारा घर हूं। ये कहते हुए हम बगीचे की कृत्रिम झील के पास पहुंचे। उसने मुझे बेंच पर बैठाया। साफ झील देखकर मुझे अब भी घबराहट हो रही थी। पिछली बार पानी में डूबने का सदमा इतना गहरा था कि अब कृत्रिम झील देखकर भी डर लगता था। गु यानशी ने मेरा हाथ दिलासे से दबाया। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें किसी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी। तभी गु परिवार की तीनों बहनें धीरे धीरे झील की ओर बढ़ती दिखी। उनके पीछे एक लड़का भी था, बाई हाओचेन। बाई हाओचेन का चेहरा असंतोष से भरा था, चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन वो जिद पकड़े उनके पीछे चल रहा था। सगाई रद्द करना मेरे हाथ में नहीं है। इसके अलावा मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? बूढ़ी मैडम ने कहा था कि आज मुझे सबके सामने चुनना है कि किससे शादी करूंगा। मेरा फैसला तय है। क्या मुझे भी किसी और से शादी करनी पड़ेगी? तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कहा था, जब मैंने तुम्हें भूकंप के मलबे से बचाया था, उसी पल से तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं था। इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हो? तो मुझे जो चोटें आई, वे किस लिए थी? ये सुनते ही तीनों रुक गई। गु क्विंग्यू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसकी गहरी आंखों में आग थी। तुमने हमें बचाने में जो चोटें खाई, क्या वे तुम्हारी खुद की बनाई हुई नहीं थी? हम सोचते रहे कि तुमने हमें बचाया था, और इतने सालों तक तुम पर एहसान जताते रहे। खुद देखो ये क्या है। अभी हमें बेवकूफ समझकर झूठ बोल रहे हो। कहते हुए गु क्विंग्यू ने तस्वीरों का ढेर बाई हाओचेन के चेहरे पर दे मार। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। कांपते हाथों से उसने तस्वीरें उठाई। आंखें खोलकर देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन की सारी यादें ताजा हो गई। उस साल गु परिवार की बहनें गु समूह की प्रतिनिधि बनकर चैरिटी दान समारोह में गई थी। दुर्भाग्य से उसी दिन भूकंप आ गया। तीनों बहनें मलबे में दब गई। उनके साथ बाई हाओचेन भी था। वो बुरी तरह डरा हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ बच निकलने का एक ही ख्याल था। इसलिए जब बचाव दल पहुंचा, उसने सबसे पहले मदद की गुहार लगाई, लेकिन ऊपर पहुंचते ही राहत से बेहोश हो गया। शुरू से आखिर तक अपने पास दबी बेहोश गु बहनों का जिक्र तक नहीं किया। भूकंप की खबर सुनते ही मैं सबके रोकने के बावजूद भीड़ से उल्टी दिशा में भूकंप स्थल की ओर दौड़ पड़ा। उन्हें बचाने के लिए मैं स्वयं सेवक बनकर बचाव अभियान में शामिल हुआ। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन तीनों को बाहर निकाला, खुद अनगिनत चोटें खाईं। बचाव में मेरे कोमल हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए, मांस लटक गया,
कई उंगलियां टूट गई। शरीर पर फ्रैक्चर और खरोंचे अनगिनत थी। जान को खतरा पहुंच गया था। लेकिन जिन लोगों को मैंने जान जोखिम में डालकर बचाया, उनके जान बचाने का श्रेय बाई हाओचेन ने चुरा लिया। बाई हाओचेन को राहत सामग्री का खाना पसंद नहीं आया था। वो सोच रहा था कि इतनी देर से कोई खबर नहीं आई तो शायद वे मर गई, और घबराकर भागने ही वाला था कि उसने बेहोश मुझे और बचाई जा चुकी तीनों बहनों को देखा। फिर उसने सीधे मेरी जगह ले ली, पत्थर से अपने हाथ जख्मी किए, शरीर पर चोटों के निशान बनाए, उन्हें चिकित्सा कर्मियों के पास ले गया, लेकिन मुझे वहीं छोड़ दिया। अगर बचाव दल की गश्त ने मुझे ढूंढ न लिया होता तो मैं वहीं मर गया होता। इन साफ तस्वीरों को देखकर बाई हाओचेन का दिमाग खाली हो गया। होंठ कांपे, समझ नहीं आया क्या कहे। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। ये सब झूठ है, तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा। ये फू सिनियान का किया धरा है ना? उसने ये झूठी तस्वीरें बनवाकर तुम्हें भरमाया है। वो शादी कर चुका है, फिर भी चैन से नहीं बैठता। मुझे पहले से पता था वो लालची है, तुम तीनों को चाहता है। एक चटाकेदार थप्पड़ ने बाई हाओचेन का चेहरा घुमा दिया। गुयूरो ने घृणा से अपना हाथ देखा, फिर सैनिटाइजर निकालकर हर उंगली को बार बार पोंछा। क्या समझते हो सब तुम्हारी तरह होते हैं? ये सोचकर ही उल्टी आती है कि इतने समय तक हम तुम्हारे झूठ में फंसी रही। मैं डॉक्टर हूं, तुम उस समय मुझे धोखा दे पाए क्योंकि मैंने शक ही नहीं किया। अब सबूत आंखों के सामने है, फिर भी झूठ क्यों बोल रहे हो? गु यानरान को लगा कि दूसरी बहन का थप्पड़ काफी नहीं है। उसने सीधे बाई हाओचेन को धक्का देकर कृत्रिम झील में फेंक दिया। तुम्हारी वजह से हमने सिनियान को इतनी बार चोट पहुंचाई। तुम नहीं होते तो हम और उसका ये हाल नहीं होता। झील में डूबते उतराते बाई हाओचेन को देखकर उसके मन में दया नहीं, सिर्फ बदले की संतुष्टि थी। बाई हाओचेन छटपटा रहा था, मदद के लिए चिल्ला रहा था, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कृपया छोड़ दो मुझे, मैं सच में माफी मांगता हूं। गु यानरान ने तिरस्कार से कहा, बहुत हो गया, नाटक मत करो, तुम्हें तैरना आता है। क्या सोचते हो सिनियान की नकल करोगे तो हमें तरस आ जाएगा? गु क्विंग्यू और गु यूरो भी उसकी बात से सहमत थी। बाई हाओचेन को बचाने का कोई इरादा नहीं था। बाई हाओचेन की छटपटाहट धीरे धीरे कम हुई। उसे समझ आ गया कि कोई नहीं बचाएगा, तो उसने ताकत बचाकर धीरे धीरे किनारे की ओर तैरना शुरू किया। मैं सच में माफी मांगता हूं। यह सच है कि सिनियान ने तुम्हें मलबे से निकाला था, लेकिन मैं ना होता तो शायद तुम बचाव दल आने तक जिंदा नहीं बचती। मैंने भी तुम्हें बचाया है। किसी तरह वो किनारे पर चढ़ा, लेकिन पूरी तरह बाहर निकलने से पहले गु क्विंग्यू ने उसका हाथ पैर से दबा दिया। जब वो मदद मांगने वाला था, उसने बेरमी से उसके कंधे पर लात मारकर उसे फिर पानी में गिरा दिया। बड़ी मुश्किल से बाई हाओचेन फिर ऊपर आया। इस बार गु यूरो ने उसे वापस भेज दिया। कई बार ऐसा करने के बाद जब वो अधमरा हो गया, तब उन्होंने उसे छोड़ा। अगर समझदार हो तो खुद जाकर दादी से सगाई रद्द करवा दो, वरना हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। आज का ये सब सिर्फ शुरुआत है, एक छोटा सा सबक। अगर फिर भी होश नहीं आया तो अंजाम जान लेना। गु यूरो की आंखों में सिर्फ नफरत और घृणा थी। बाई हाओचेन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, कांपने लगा। आखिरकार उसकी आंखें पलट गई और वो पूरी तरह बेहोश हो गया। गु क्विंग्यू ने बेपरवाही से नौकरों को उसे ले जाने का आदेश दिया। गु यूरो और गु यानरान शांत भाव से मुख्य हॉल की ओर बढ़ने लगी। तभी मैंने पास बैठी गु यानशी की ओर देखा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ज्यादातर गलतियां उन तीनों की थी, फिर सजा सिर्फ बाई हाओचेन को क्यों मिली? क्या तुम उन्हें माफ करना चाहती हो? सवाल पूछते ही मुझे पछतावा हुआ। गु यानशी और तीनों बहनें आखिर एक ही परिवार की हैं। खून का रिश्ता है। गु यानशी अगर रिश्ता निभाते हुए उन्हें माफ करे तो मुझे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। मैंने अपने आप सिर झुका लिया, नजरें चुराई, हल्की मुस्कान खींची। मैंने कुछ नहीं कहा।
गुयांशी ने मेरी झिझक भांप ली, समझदारी से मुस्कुराई, मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। चिंता मत करो, गलती करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। उनके माता पिता नहीं सिखाते तो हम बड़े सिखाएंगे। मैंने कहा था ना, मेरे होते हुए तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हो। वो कर सकते हो जो तुम्हें पसंद है। मैं हमेशा तुम्हारा सहारा हूं। मैंने अट्टे ढंग से सिर हिलाया, लाल कान पकड़े, बेचैनी से नजरें घुमाई। दूर देखते हुए अचानक 3 भारी आवाजें पानी में गिरने की आईं। गुयांशी के अंगरक्षकों ने तीनों बहनों का रास्ता रोककर उन्हें सीधे झील में फेंक दिया था। आज शांत रहने वाली झील बहुत शोर मचा रही थी। गुयांशी ने मेरा हाथ थामा और तीनों के सामने आई। तुमने सिनियान को कैसे सताया, अब खुद उसे भोगो। गु परिवार की ताकत तुम्हें कमजोरों पर अत्याचार करने के लिए नहीं दी गई। अगर तुम होश में नहीं आई और अपनी गलती नहीं मानी तो गु नाम रखने का कोई हक नहीं। आखिरी वाक्य हल्का था, लेकिन झील में खड़ी तीनों के दिल में खौफ भर गया। वे गु परिवार के सहारे के बिना भी कुछ कर सकती थी, लेकिन गु नाम छिन जाना कितनी बड़ी बेइज्जती होती। तीनों तैरकर किनारे आईं, पूरी तरह टूटी हुई। गु क्विंग्यू ने रूखे स्वर में माफी मांगी। माफ करना सिनियान, मेरी गलती थी। ये पहली बार था जब उसने मुझसे ऐसा कहा। गु यूरो भी बहुत शर्मिंदा थी। सिनियान, इतने सालों में हमसे गलतियां हुई। जान बचाने वाले को गलत पहचाना, अपना दिल भी गलत पहचाना। ये मेरी गलती है। गु यानरान की लाल आंखें सबसे अलग दिख रही थी। उसने मुझे देखकर धीरे से विनती की, सिनियान, माफ करना, क्या अभी कोई मौका है? तुम जो चाहो मांगो। मैं तुम्हारी पसंद समझना चाहती हूं। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने शांति से जवाब दिया, नहीं, मैं कई बार कह चुका हूं। शादी का वादा दोनों परिवारों के बड़ों ने तय किया था, टाला नहीं जा सकता था। मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बस शादी के वादे की वजह से तुम्हारे लिए अच्छा बनना पड़ता था। अब की स्थिति सबसे सही है ना? अब मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक हैसियत से हूं, तुम्हारा बड़ा, तुम्हारा चाचा सुर। मैंने गु यांशी का हाथ थामा, ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा। अब मुझे क्या बुलाना चाहिए? क्या अभी तक याद नहीं? काफी देर चुप्पी के बाद तीनों ने बेमन से वो शब्द कहा, चाचा सुर। मैं संतुष्ट होकर मुस्कुराया। भोज शुरू होने वाला है। चलो, मैं और गु यांशी उंगलियां थामे आगे बढ़े। हमारे बीच एक अदृश्य सामंजस्य था जो सबको दूर कर रहा था। पारिवारिक भोज में गु यांशी ने मेरी पसंद का ध्यान रखा। मुझे परोसने दो, ये तुम्हें पसंद है, थोड़ा ज्यादा खाओ। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाता रहा, सिर झुकाए खाता रहा। गु दादी संतुष्टि से ये दृश्य देख रही थी। उनकी मुस्कान रुक नहीं रही थी। भोज समाप्ति की ओर था, तभी बाई हाउचिन रोता हुआ अंदर घुस आया। धड़ाम से वो घुटनों के बल गिरा, जोर से माथा टेका। गुदादी, कृपया मेरी और तीनों मिस की सगाई रद्द कर दीजिए। वे मुझसे प्यार नहीं करती। आज मैं झील में लगभग मर गया। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मुझमें आत्मसम्मान है। मैं जानता हूं पहले उनका प्यार झूठा था। मेरे प्रति अच्छा व्यवहार सब दिखावा था। मैं इस सगाई के लायक नहीं। वे सच में सिनियान से प्यार करती है, इसलिए मैं हार मानता हूं। कृपया मुझे जाने दीजिए। कहते हुए बाई हाउचेन बार बार माथा टेकता रहा। माथे से खून बहने लगा। देखने वालों का दिल दहल जाता। उसने अस्पताल के कपड़े पहने थे। पूरा स्थल सन्नाटे में डूबा था। मुख्य स्थान पर बैठे गु दादा दादी के चेहरे काले पड़ गए। दादा ने छड़ी जोर से जमीन पर मारी। सबका ध्यान खींचा। गु क्विंग्यू, गु यूरो, गु यानरान, तुम तीनों अच्छी तरह समझाओ, ये सब क्या है? धड़ाम की आवाज के साथ गु दादा ने चाय का प्याला जमीन पर पटका। पल भर में चकनाचूर हो गया। तीनों ये सुनते ही घुटनों के बल बैठ गई। चेहरे सफेद पड़ गए। जाहिर है उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। गु क्विंग्यू ने साफ कहा, दादा, मेरी गलती है, मैंने गलत किया, लेकिन मैं सच में बाई हाउचेन से शादी नहीं करना चाहती।
उसने हमें धोखा दिया, इसलिए हमने कहा कि हम उसे पसंद करते हैं और सिनियान से शादी से इनकार किया। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं, मैं शादी के वादे से बंध कर किसी नीच इंसान से शादी नहीं करना चाहती। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। गु यूरो का इरादा भी साफ था। मैं भी बड़ी बहन जैसा ही चाहती हूं। मैंने बाई हाउचेन से कभी प्यार नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगी, और उससे शादी करना नामुमकिन है। कृपया दादा दादी ये सगाई रद्द कर दें। गु यानरान भी जिद पर अड़ी थी। मैं भी यही चाहती हूं। जबरदस्ती की शादी का कोई मतलब नहीं। अगर किसी ऐसे से जिंदगी बितानी पड़े जिससे प्यार नहीं, तो बेहतर है जिंदगी भर बाहर घूमती रहूं, कभी घर न लौटूं। गु दादी ने उनकी बातें सुनकर ठंडी हंसी दी। तुम्हारा यही ख्याल है? तीनों ने एक साथ कहा। हां। गु दादी ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। कितनी निराशा हुई मुझे। अगर यानशी न होती तो तुम्हें कब पता चलता कि सिनियान ने तुम्हारी जान बचाई थी? क्या तुमने कभी ध्यान से आंच की? क्या तुमने सिनियान की बात पर भरोसा किया? कुछ नहीं। ये शब्द तीनों के दिल पर भारी पड़े। चेहरे कागज जैसे सफेद थे। कोई जवाब नहीं सूझ रहा था, क्योंकि वो सच कह रही थी। अगर चाची ने सबूत उनके हाथ में न दिए होते तो वे शायद हमेशा बाई हाउचेन पर भरोसा करती रहती। बाई हाउचेन के बहकावे में आकर उन्होंने मुझे कितनी बार चोट पहुंचाई थी। अब माफी मांगने के शब्द भी कितने फीके लग रहे थे, क्योंकि वे सब काम उन्होंने खुद अपने हाथों से किए थे। आसपास खड़े कई गु परिवार के लोग धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे। हां, बाई हाउचेन की छोटी मोटी चालें बस इन 3 लड़कियों को ही समझ नहीं आई। हमने कितनी बार समझाया, पर सुनती ही नहीं थी। अपनी ही जिद पर अड़ी रहती थी। लगता है इन तीनों और गु यानशी में फर्क है ही। काबिलियत में तो शायद बराबरी कर लें, लेकिन लोगों को परखने में चूक गई। क्या इन तीनों ने अब तक सिनियान को छोड़ा नहीं? सिनियान तो इनका चाचा सुर है। ये बात बाहर फैली तो परिवार की इज्जत पर बट्टा लगेगा। इन बातों का असर उतना गहरा नहीं था, लेकिन तीनों को अपने आप याद आ गया कि जब मैं उनके पीछे भागता था तब मुझे कैसी कैसी बातें सुननी पड़ती थी। उनके व्यवहार की वजह से उनकी सहेलियां भी मेरे साथ वैसा ही बर्ताव करती थी। सोचते ही उन्हें कई अपमानजनक बातें याद आ गई। एक बड़े घर का बेटा होकर इतना चाटुकार, इतनी औरतों की कमी है क्या? औरतों के पीछे भागता है, शर्म तक नहीं आती। जरा सा मीठा बोलो, फिर दुम हिलाता हुआ भाग आएगा। कितना बेशर्म है। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि मैंने वो सब कैसे सहा। उनके चेहरे भूरे पड़ गए, शरीर लड़खड़ाने लगा। तभी गु दादी ने हल्की खांसी के साथ सबको शांत कराया। तुमने सिनियान को कैसे सताया, ये मुझे और बूढ़े को पता चल चुका है। सजा यानशी देगी, हम दखल नहीं देंगे। लेकिन अब तुमने बाई हाउचेन के साथ क्या किया? उसकी इज्जत कहाँ रखी? गु परिवार की इज्जत कहाँ रखी? पहले कहती थी कि प्यार करती है, अब उससे सगाई नहीं चाहिए। लेकिन सगाई की घोषणा मैं कर चुकी हूं, वापस नहीं ली जा सकती जब तक तुम तीनों किसी पसंदीदा इंसान से शादी नहीं कर लेती। इतना कहकर गु दादी गुस्से में उठकर जाने लगी। गु यानशी बड़े कदमों से आगे बढ़कर उन्हें सहारा देकर ले गई। मैं भी पीछे पीछे चला। हमारे जाते ही गु क्विंग्यू की आंखों की चमक बुझ गई। अब कोई मौका नहीं। वो निराश होकर बड़बड़ाई। गु यूरो और गु यानरान बस चुप थी। काफी देर बाद गु यानरान ने मुट्ठियां भींचकर लगभग गले से आवाज निकाली, नामुमकिन। सिनियान इतने सालों तक हमारे पीछे भागा, हमें से किसी को पसंद नहीं करता हो, ये हो ही नहीं सकता। वो मुझे इतना समझता है, मेरे हर किरदार को समझता है, मुझसे जुड़ी इतनी चीजें जुटाई है। उसके दिल में मैं जरूर हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू और हंसी दोनों थे। वो अचानक उठी और पागलों की तरह अपने कमरे की ओर दौड़ी। मेरे फेंके हुए बक्से ढूंढने लगी। उन हस्तलिखित नोट्स को गहरे लगाव और जिद से छाती से लगा लिया। वो खुद से बड़बड़ाने लगी। इतने सालों तक उसने हार नहीं मानी,
अगर दोनों परिवारों का शादी का वादा ना होता तो वो चाची से शादी कभी नहीं करता। सब मेरी गलती है। मैंने समय रहते अपना दिल नहीं पहचाना, इसलिए उसे खो दिया। उसकी और चाची की अभी अभी शादी हुई है। प्यार नहीं है, इतने सालों के रिश्ते से कैसे बढ़कर होगा? उसकी आंखों में धीरे धीरे दृढ़ता गई। गु यूरो और गु क्विंग्यू उसके पीछे पीछे आई थी। उन्होंने उसकी बड़बड़ाहट सुन ली थी। उनके मन में भी खुद को धोखा देने वाले ख्याल आए। शायद सच हो। आखिर पहले मैं उनके प्रति कितना समर्पित था, उन्होंने खुद महसूस किया है। क्या मैं सच में इतनी जल्दी किसी को भूल सकता हूं? शादी के वादे की वजह से भी क्या मेरे दिल में जरा भी प्यार नहीं था? इतने सालों की अच्छाई में क्या मैं कभी उनकी ओर आकर्षित नहीं हुआ? गु यूरो को भरोसा नहीं हुआ। वो भी कमरे में गई, मेरे लिखे सारे मेडिकल नोट्स पलटने लगी। उसकी खूबसूरती पर मरने वालों से अलग मैंने सच में उसकी रुचि की चीजें सीखी थी। शुरुआती अनजानेपन से लेकर बाद में सच में काबिल बनने तक। अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो इस हद तक कैसे जा सकता था? उबाऊ जानकारियां मेरी लिखावट में उसे बहुत दिलचस्प लग रही थी। ठक ठक। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। गु यूरो ने भौहें चढ़ाकर दरवाजा खोला और सामने एक ऐसा चेहरा था जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। बाई हाउचेन ग्रे रंग की ट्रैक पैंट में था। सिक्स पैक साफ दिख रहे थे, लेकिन उसे जैसे एहसास ही नहीं था। खून बहते माथे को पकड़े भीगी आंखों से उसने गु यूरो को देखा। गु यूरो, मेरे माथे पर बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम दवा लगा सकती हो? उसकी आंखों में उसके सुंदर शरीर के लिए कोई प्रशंसा नहीं थी, सिर्फ घृणा और बेरुखी थी। दर्द है तो अस्पताल जाओ। मैं तुम्हारी निजी डॉक्टर नहीं हूं, तुम्हारी देखभाल करना मेरा काम नहीं। कहते हुए उसने बिना हिचक दरवाजा बंद कर दिया, जैसे पीछे कोई आफत आ रही हो। बाई हाउचेन ने पैर पटका, चेहरा बिगड़ गया। उसने दरवाजे की ओर चिल्लाया, गु यूरो, तुम कहती हो कि मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैंने खुद सगाई रद्द करने की बात कह दी। अब और क्या चाहिए? मैं बस चाहता हूं कि हम पहले जैसे हो जाएं। सिनियान की जान बचाने का श्रेय चुराना मेरी गलती थी। मुझे सजा मिल चुकी है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? गु यूरो की ओर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि गु क्विंग्यू और गु यानरान शोर से परेशान होकर बाहर आ गई। क्या शोर मचा रहे हो? बाई हाउचेन की आवाज तुरंत नरम पड़ गई। उसने मासूमियत से होंठ फुलाए। मैं यूरो से दवा लगवाना चाहता था, उसने मना कर दिया। क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकती हो? कहते हुए उसने विनती भरी नजरों से दोनों को देखा। गु यानरान ने तुरंत मना किया, नहीं, वो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं। क्या तुम्हारे हाथ नहीं है? शीशा नहीं है? गु क्विंग्यू भी उतनी ही रूखी थी। बाई हाउचेन का चेहरा एक पल के लिए जम गया। उसने मुट्ठियां भींची, दांत पीसकर बनावटी नरमी से कहा, गु क्विंग्यू, गु यानरान, मैं जानता हूं तुम सिनियान को भूल नहीं पा रही। मैं तुम्हारे बीच रुकावट नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं। मेरे पास एक तरकीब है। मैं बूढ़ी मैडम के सामने तुम्हारा ढाल बन सकता हूं और सिनियान से मिलवाने का इंतजाम भी कर सकता हूं। जब तुम उसके प्रति अच्छा बर्ताव करोगी, अपना प्यार जताओगी, वो जरूर पिघलेगा। शायद जल्द ही तुम्हारे पास लौट आए। यहां तक आते आते गु यूरो का दरवाजा भी खुल गया। वो चुपचाप बाई हाउचेन की योजना सुन रही थी। गु क्विंग्यू ने भौं उठाई, अच्छा, तो अपनी योजना विस्तार से बताओ। बाई हाउचेन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो इतराकर बोला, अभी मैं सिनियान को बाहर बुलाता हूं। बार में शराब पीकर नशे में धुत हो जाए, फिर कुछ हादसा हो जाए तो तुम लोग उसे बचा सकती हो। वो तुम्हारे सामने ही मुझे सीधे संदेश भेजेगा, सिनियान, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं और मेरी मां गु परिवार छोड़कर जा रहे हैं। शायद फिर कभी न मिले। क्या आखिरी बार मिल सकते हैं? कुछ ही देर में मैंने छोटा सा जवाब भेजा, ठीक है। बाई हाउचेन संतुष्ट होकर मुस्कुराया। देखो, वो मान गया।
फिर उसने समय और जगह भेजी। कल शाम 6 बजे ये से बार हम जरूर मिलेंगे। गु परिवार की तीनों के चेहरे हल्के पिघले। गु यानरान ने हल्का सिर हिलाया। ठीक है, पहले तुम अपनी योजना पर चलो, कल हम समय पर पहुंचेंगे। गु क्विंगेव और गु यूरो के सिर हिलाते देख बाई हाओचेन की खुशी छिप नहीं रही। वो कमरे की ओर लौटते हुए गुनगुना भी रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने जान पहचान के बदमाशों को संदेश भेजा, उसी पल उसे पीछे से मारकर बेहोश कर दिया गया। गु यानरान ने हाथ में बेसबॉल बैट घुमाया। आंखों में पूरी घृणा थी और उसका फोन उठाकर गु यूरो को दे दिया। गु यूरो ने आराम से पासवर्ड डालकर फोन खोला। अभी अभी भेजा संदेश दिखा। भाई वांग, कल तस्वीर वाले इस आदमी को मैं नशा दे दूंगा, फिर तुम लोग जो चाहो करना। याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना, चाहे कोई भी पूछे। सामने से तुरंत समझ गया का जवाब आया। यह बातचीत का अंदाज बता रहा था कि यह पहली बार नहीं है। गु यूरो का फोन पकड़ा हाथ कसता गया। गु क्विंग्यू ने भी फोन पर संदेश देख लिया। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। खतरे की लहर दौड़ गई। गु यानरान ने बस एक नजर डाली और गुस्सा रोक नहीं पाई। बाई हाओचेन की छाती पर जोर से लात मारी। सिनियान को छूने की हिम्मत किसी ने की तो अंजाम जान लेना। उसकी बात खत्म होते ही गु क्विंग्यू ने अंगरक्षक बुलाकर उसे पहले ही ये से बार भेज दिया। चूंकि वो सिनियान को नशा देना चाहता था, तो उसे खुद उस दर्द का अनुभव करने दो। गु यूरो की आंखों में ठंडी चमक कौंधी। उसने सीधे तेज दवा का इंतजाम करवा दिया। अगले दिन शाम 6 बजे मुझे पता था ये एक जाल है, लेकिन फिर भी मैं गया, लेकिन गु यानशी के साथ। अगर नीचे कुछ हो जाए तो तुम मेरे पास ही रहना। मैंने घबराई नजरों से उसे देखा। गु यानशी की आंखों में मुस्कान झलकी। उसने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं हूं ना, जो करना है करो। दोनों तयशुदा निजी कमरे की ओर बढ़े, लेकिन अंदर से अफरातफरी की आवाजें आ रही थी। दरवाजा खोला तो बाई हाओचेन शरीर की गर्मी और घुटन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। पागलों की तरह कपड़े फाड़ रहा था। कई लड़कियां मोहित होकर उस पर टूट पड़ी थी। हाथ बेतरतीब छू रहे थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह आदमी तस्वीर वाला है या नहीं। बस उनकी जरूरत पूरी हो जाए, काफी है। लड़कियां हंस रही थी। हैंडसम, जरा हाथ लगाने दो ना, तुमने खुद नशा किया है तो सबके छूने के लिए ही आए हो ना। बाई हाओचेन पूरी तरह निराश था। उसे सच में पछतावा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ। वो नशा तो उसने फू सिनियान के लिए तैयार किया था। वो फू सिनियान को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब बर्बाद क्यों वो खुद हो रहा है। बाई हाओचेन चीख रहा था, हाथ पैर मारकर पास आने वालों को हटा रहा था, लेकिन नशे की वजह से खुद पर काबू नहीं था। उसके कपड़े चिथड़ों में लटक रहे थे। उसकी चीखों से और लोग इकट्ठे होते जा रहे थे। तभी कमरे में मौजूद लोगों ने दरवाजा खुला देखा। उनका सारा किया धरा सबके सामन। ए आ गया, मैंने भी देख लिया। मैं शांत भाव से यह दृश्य देख रहा था, गु यानशी का हाथ कसकर पकड़े हुए। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि असल में ये सब मेरे लिए तैयार किया गया था। लगता है आज बात करने लायक कुछ नहीं बचा, कहते हुए मैं जाने को मुड़ा। तभी बाई हाओचेन ने लाल आंखों से पूरी ताकत से मेरी ओर रेंगना शुरू किया। फू सिनियान, सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मुझ पर इन बदसूरत औरतों ने हमला किया। तुम्हें मरना चाहिए। उसे अपने नंगे शरीर को ढकने की भी परवाह नहीं थी। वो पागलों की तरह मुझ पर झपटा। मैंने हल्के से किनारा कर लिया। गु यानशी का हाथ पकड़े कुछ कदम पीछे हट गया, भीड़ में घुल गया। तुम मुझे फंसाना चाहते थे और खुद फंस गए। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे दोष दो, खुद को दोष दो। मुझे क्यों? क्या मैंने तुम्हें मजबूर किया? क्या मैंने तुम्हें साजिश करने को कहा? मुझे यह बेहद हास्यास्पद लगा। हमेशा से बाई हाओचेन ही मुझे फंसाता आया है। पास खड़ी गु यानशी को देखकर मुझे नीलामी वाले दिन की याद आई। यानशी, मैंने बताया नहीं था, मैंने चोंगक्विंग नाम की घड़ी खरीदी थी।
तुम्हें देने के लिए। पर उसने तोड़ दी। मैंने 1 करोड़ खर्चे थे। लगता है उसने अब तक भरपाई नहीं की। ये सुनते ही गुयांशी का चेहरा ठंडा पड़ गया। फिर तो मैं निगरानी फुटेज निकलवाती हूं। उसने तुम्हारा दिया उपहार तोड़ा और भरपाई भी नहीं की। इतना काफी है उसे अंदर भेजने के लिए। यह सुनकर बाई हाओचेन घबरा गया। तुरंत घुटनों के बल गिड़गिड़ाने लगा। माफ कर दो, मेरी गलती थी, मुझे अंदर मत भेजो। गुयांशी बोली। उसने गलती न की होती तो भी अंदर जाता, और उसने सच में इतनी गलतियां की है। बाई हाओचेन लगातार रोता रहा। नशे की वजह से उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। लेकिन सामने थी गुयांशी, जिसने उस पर सीधे नजर तक नहीं डाली। उसका ध्यान हर पल मेरे पास ही था। गलती करने वालों को सजा मिलनी ही चाहिए, गुयांशी ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं थी। इतना कहते ही बाई हाओचेन को पकड़कर ले जाया गया। उसे माफी के शब्द कहने का मौका तक नहीं मिला। तभी तीनों बहनें हाफती हुई आ पहुंची। सिनियान, रास्ते में जाम लग गया था, हमें थोड़ी देर हो गई, तुम ठीक तो हो? तीनों ने एक साथ चिंता जताई। मैंने न उनकी ओर देखा, न कोई जवाब दिया। गु क्विंग्यू को मेरी रूखाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक खूबसूरत गुलाब का गुलदस्ता मेरे सामने लाई। सिनियान, पहले जो तकलीफें तुम्हें मिली, अब वैसा कभी नहीं होगा। याद है, ये तुम्हारा पसंदीदा फूल है, मैंने बड़े प्यार से चुना है। देखो पसंद आया? उसके इस बेपरवाह रवैये पर मुझे बहुत हैरानी हुई। क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? मैं उसका चाचा सुर हूं। उसकी चाची पास खड़ी है, वो ऐसी बातें कैसे कह सकती है? गुयांशी की आंखें ठंडी हुई। उसने सीधे गु क्विंग्यू के हाथ से एक गुलाब छीनकर जमीन पर फेंक दिया। लगता है मेरी सजा काफी नहीं पड़ी। अब तक अपनी हैसियत नहीं समझी। अंगरक्षक, बड़ी मिस को ले जाओ। उसने मेरा और सिनियान का शादी का घर तोड़ा था। पहले उसके कमरे का सारा सामान बाहर फेंक दो। सिनियान को उसकी वजह से बारिश में भीगना पड़ा था, तो उसे पुश्तैनी मंदिर में घुटनों के बल बारिश में भीगने दो, और पारिवारिक सजा भी दो। याद रखो, उसे पुश्तैनी मंदिर में पूर्वजों के सामने बार बार कहना होगा कि फू सिनियान मेरा चाचा सुर है, जब तक उसे हमेशा के लिए याद न हो जाए। गु क्विंग्यू का चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी मेरा हाथ पकड़ लिया। सिनियान, मैं जानती हूं तुम्हारी और चाची की शादी में प्यार नहीं है। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुमने सबसे पहले मेरा पीछा किया था। क्या इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए सच में कुछ था? पहले मेरी गलती थी। अब मैं तुम्हें कभी अकेले बातों का सामना नहीं करने दूंगी। तुम्हारी अब की हैसियत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उसकी हर बात बेहद ईमानदार लग रही थी। अगर मैं किशोरावस्था का होता तो शायद कुछ पिघल जाता, लेकिन अब मैं इन तीनों की किसी भी हरकत से जरा भी विचलित नहीं होता। मैंने कहा था, मेरी हैसियत सिर्फ तुम्हारे बड़े की होगी। मैं मानता हूं पहले तुम पर दिल आया था, लेकिन तुम्हारे बार बार के अपमान से मेरा दिल मर चुका है। ये शादी हमारे लिए सही नहीं थी। और सच कहूं तो, क्या तुम्हें मुझसे सच में प्यार है? मुझे लगता है बस जिद और बेचैनी है। मैंने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। आंखों में पूरी बेपरवाही थी। गु क्विंग्यू का चेहरा और सफेद पड़ गया। होंठ अपने आप भिंच गए। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। आखिरकार रूखे स्वर में बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। तभी गु यूरो ने एक विदेशी मेडिकल संस्थान का नियुक्ति अनुबंध निकाला। गु क्विंग्यू को हटाकर तुरंत बोली, सिनियान, मैं जानती हूं तुम बड़ी बहन को पसंद नहीं करते, तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? यह विदेश की गोपनीय मेडिकल संस्थान की नियुक्ति है। तुम इस पर दस्तखत करो। मैं तुरंत तुम्हें विदेश ले चलूंगी। हम देश की सारी पहचान छोड़कर एक आम जोड़े की तरह रहेंगे। वहां कोई हमें नहीं जानेगा। मैं पिछली सारी गलतियों की भरपाई करूंगी। हम फिर से शुरुआत करेंगे। कहते हुए उसने अनुबंध मेरी ओर बढ़ाया। आंखों में उम्मीद भरी थी। गु यानरान ने तो सीधे शादी की अंगूठियां निकाली और सबके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उनकी बात मत सुनो, सिनियान,
तुम सच में मुझे पसंद करते हो, है ना? मुझसे शादी करो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। जिंदगी भर तुम्हारा साथ देना चाहती हूं। तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूं। अब से सिर्फ हम दोनों होंगे। कोई गलतफहमी नहीं होगी, ठीक है? कबूतर के अंडे जैसी हीरे की अंगूठी बार की रोशनी में और भी चमक रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई और प्यार था। तुम्हें मेरी फिल्में पसंद है। आगे मैं जहां भी शूटिंग करूंगी, तुम्हें साथ ले जाऊंगी। मेरे प्रशंसक समझदार हैं। वे तुम्हें भी पसंद करेंगे। हम पूरी दुनिया के सामने अपने रिश्ते का ऐलान करेंगे। सबकी दुआएं लेंगे। अपनी चाची के सामने ही ये सब करती तीनों भतीजियों को देखकर गुयांशी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। जलन उसे अंदर ही अंदर डुबो रही थी। तभी मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। गर्माहट उस तक पहुंची। मैंने हल्की मुस्कान दी, मानो उसे दिलासा दे रहा था। फिर गुयूरो और गुयानरान की ओर मुड़ते ही मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। क्या मेरी बात अब तक साफ नहीं हुई? मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं और मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। अगर शादी का वादा न होता तो शायद मैं जिंदगी भर तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखता। मैंने बिना झिझक उस नियुक्ति अनुबंध को फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। कागज के टुकड़े बर्फ के फाहों की तरह बिखर गए। गुयूरो के चेहरे का खून सूख गया। उसकी आंखों में उलझन थी। गु क्विंग्यू भी जड़वत खड़ी थी, लेकिन जिद में अंगरक्षकों के साथ जाने से इनकार कर रही थी। बंद फाड़ने के बाद मैंने गु यानरान के हाथ से वो हीरे की अंगूठी ली और जैसे ही उसकी आंखों में उम्मीद की किरण जगी, मैंने अंगूठी दूर फेंक दी। बार में भीड़ थी। अंगूठी कहाँ गिरी किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं। गु यानरान की आंखों की चमक पूरी तरह बुझती देख मुझे अचानक हंसी आ गई। तुम उदास क्यों हो? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। भूल गई? पहले तुम लोग सबसे माहिर थी मुझे उम्मीद दिलाने में, और फिर सबके सामने मेरी उम्मीदों को कुचलने में, मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में। अगर मैं शादी का वादा टाल सकता तो क्या मैं उस हद तक गिरता? हंसते हंसते मेरी आंखों के कोर भीग गए। मुझे अपने पुराने स्वरूप पर दया और दुख हो रहा था। अगर मेरे पास कोई विकल्प होता तो क्या मैं उस हद तक जाता? मैं भी एक घमंडी अमीर घराने का बेटा था। मेरे पास भी इज्जत थी। मेरा दिल भी मांस का था। उनकी बातों से मुझे भी चोट लगती थी, लेकिन अब मैं उन सब से उबर चुका था और अब यही सब उन्हें झेलना पड़ रहा था। अभी तो बस एक बार हुआ है और वे सहन नहीं कर पा रही। मैंने तिरस्कार से हंसी दी। आंखों में हल्कापन, बेरुखी और दृढ़ता थी। अब मुझे लगता है शादी के बाद प्यार होना भी बुरा नहीं है। अगर तुम अब भी नहीं मानी तो मुझे चाचासुर की हैसियत से सजा देने में कोई परहेज नहीं। एक बार में याद ना आए तो कई बार आएगा। एक बार में दिल न मरे तो कई बार मरेगा। ये तुमने खुद मुझे सिखाया है। कहते हुए मैंने धीरे से मुड़कर गुयांशी को बाहों में भर लिया। पत्नी, देर हो गई है, घर चलते हैं। कल तुम्हें दौरे पर भी जाना है। ये सब काम दूसरों पर छोड़ दो। मेरी भारी आवाज में गहरी अधिकार भावना थी। मैंने मुड़कर गु क्विंग्यू, गु यूरो और गु यानरान को एक नजर देखा। आंखों में कड़ी चेतावनी थी। फिर मुझसे प्यार से मुस्कुराकर शिकायत भरे अंदाज में कहा, चलो घर। कल तुम मेरे साथ दौरे पर चल सकते हो। अभी अभी शादी हुई है। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती। हमारे जाने के बाद तीनों बहनों के दिलों में गहरी कुढ़न उमड़ रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा। तीनों की आंखों में हार मानने से इनकार था, लेकिन गुयांशी उन्हें अब कोई मौका नहीं देना चाहती थी। जब अंगरक्षकों ने उन्हें पुश्तैनी मंदिर में घुटनों के बल बिठाया तो नौकरों का एक समूह मुझसे जुड़ी हर चीज बाहर लाया और उनके सामने एक एक करके जलती आग में झोंक दिया। गु क्विंग्यू, गु यूरो और गु यानरान घुटनों के बल बैठी पूरी ताकत से छटपटा रही थी। चिल्ला रही थी कि मत जलाओ, लेकिन उनकी आंखों में सिर्फ वो धधकती आग थी। पूरे गु परिवार में जलने की गंध फैली थी। मंदिर में सन्नाटा पसरा था। आखिरकार वे सारी चीजें जल गई जो मेरे प्यार का सबूत थी। जलाने के बाद
एक अंगरक्षक तीनों बहनों के सामने आया। मुखिया ने कहलाया है, जिसे तुम पहले कूड़ा समझकर फेंकती थी। वो उनके लिए अनमोल है। इंसान भी वैसा ही है। पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं। कहते हुए अंगरक्षक ने कुछ तस्वीरें उनके चेहरों पर फेंकी। गुयांशी और मेरी शादी की तस्वीरें। गुयांशी जहां भी काम से जाती, मुझे साथ ले जाती और हम खाली समय में अलग अलग देशों और शहरों में शादी की तस्वीरें खिंचवाते। तस्वीरों में मेरी खुश और मीठी मुस्कान थी, जो उनके सामने कभी नहीं दिखी थी। पल भर में गु क्विंग्ड्यू, गु यूरो और गु यानरान खामोश हो गई। उन्हें याद नहीं आया कि मैं कभी उनके सामने ऐसा खिलकर मुस्कुराया हूं। मैं तो हमेशा बनावटी मुंह, स्कान और खुश करने की कोशिश में ही दिखता था। और हां, मुखिया ने कहा है, मालिक को गुलाब पसंद नहीं। वो बड़ी मिस की पसंद है। उसे मेडिकल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने मेहनत से सीखा था। तीसरी मिस की फिल्में अच्छी है, लेकिन उसे कोई खास शौक नहीं। ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम्हें पसंद था। इसलिए उसने समझने की कोशिश की। तुम्हारे पास उसके साथ रहने के अनगिनत मौके थे, लेकिन तुमने सब गवा दिए और कभी उसकी पसंद जानने की कोशिश ही नहीं की। मुखिया ने बस एक मौका पकड़ा और तीनों मिस को छोड़ दिया। आखिरी वाक्य गुयांशी का नहीं, अंगरक्षक का अपना जोड़ा हुआ था। अफसोस, तीनों कभी सलाह मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने मन में ठान लिया था, जब तक खुद हार न माने, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। न जाने कितने दिनों तक वे पुश्तैनी मंदिर में घुटनों के बल रही। घाव हर दिन भरते, फिर खुल जाते। आखिरकार जब शरीर ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने कहा, फू सिनियान मेरा चाचा असुर है। आज से मैं उसके बारे में कभी कोई गलत विचार नहीं रखूंगी। ये कहते ही तीनों बेहोश हो गई। होश आने पर गु क्विंग्ड्यू ने पाया कि उसे विदेश की कंपनी में सहायक पद पर भेज दिया गया है। शरीर ठीक होते ही सामान समेटकर देश लौटने की तैयारी की, लेकिन अंगरक्षकों ने रोक लिया। बड़ी मिस, मुखिया ने कहा है, आने वाले कई सालों तक आप देश नहीं लौट सकती। यहां की कंपनी को आपकी जरूरत है। चैन से यही रहिए। वो मजबूर थी, बस रुक गई, लेकिन सोचा नहीं था कि यही 10 साल बीत जाएंगे। गु यूरो को देश की मेडिकल संस्थान में भेज दिया गया, जहां उसे मजबूरन आजीवन सेवा का अनुबंध दस्तखत करना पड़ा। दुर्घटना के अलावा लगभग पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकती थी। बाहर जाने पर भी सैनिक सुरक्षा में रहती। समय पूरा होते ही वापस संस्थान भेज दी जाती। उसकी आजादी पूरी तरह छिन गई। देश की सेवा में समर्पित हो गई। गु यानरान को बिना बताए ढेरों फिल्मों और टीवी नाटकों के अनुबंध दिलवा दिए गए। उसका शेड्यूल इतना भरा था कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। हर बार भागने की कोशिश में गुयांशी के लोग उसे पकड़कर वापस ले आते, चाहे वो कहीं भी भागती। गुयांशी मुझे गोद में लिए बोली, आंखों में कोमलता और लाड़ था, चिंता मत करो, अब वे तीनों हमें कभी परेशान नहीं कर पाएंगी। मैंने खुद उसे चूम लिया। उन बेम